Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 10 a.m. Few more seconds to go. 10 more seconds. Alright friends, so now it is 9 a.m. and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते सुन सकते वोटिंग लाइन में टू में बताएं. जतिन, तूफान, कबीर, विशाल, त्रिभुवन, दिव्या एंड अदर्स गान तेजस विल स्टार्ट. 3% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, क्रोम ब्राउज़र यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लो. फिर डाउट्स जितने आए हैं डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे नाइट तक में सब जो पुराने भी बाकी हैं वो सब एक साथ अपलोड कर देता हूं. तो लास्ट वीक तो क्या, अभी परसों ही, डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिलर 3. उसमें पिलर 3 ये जो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करीब 300 लोगों ने टेस्ट दिया. उसमें बताया जिन के एटलीस्ट मतलब देयर वर सम 40 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स होंगे, तो कम से कम 50 आ रहे हैं या उससे ज्यादा तो बताया, उससे कम हो तो भाई इतना तो करना पड़ेगा, रिवाइज मोर. तो सरोज, पूर्वी, श्रेय, यश, दीपक, आकाश, शिवानी, राजश्री, रूपा, पार्थ, अकबर, साइली, हिना, प्रकाश, अभिषेक, नीरज, अंकित, कबीर, अनदर्श और इनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बताइए. इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो इमर्जिंग सेक्टर आइडेंटिफाई किए कौन से, कोमेट और स्पेशल केमिकल वगैरह कुछ था, दूसरा ड्यूल एंड हाई टेक्नोलॉजी. बाकी सब देखो वो तो पहले भी था ही सब, तो ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट. देखिए जो नई पॉलिसी आती है उसके क्या प्राइम फीचर है ये सब पता होना चाहिए. प्रवासी भारतीय दिवस मैंने आपको बताया था, हैंडआउट में सब जनरल नॉलेज दिया है वो देखो. प्रवासी भारतीय दिवस 9 को मनाया जाता है जनवरी को, क्योंकि उस दिन गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे. और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मनाती है, टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको नहीं मनाती है. तो 15 जनवरी को नहीं होता है. यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो 1 बी रॉन्ग 2 बी रॉन्ग का आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 आर रॉन्ग. और भी सवाल थे वो सब आप देखना, एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है. नेक्स्ट क्विज वाज पिलर 3C करेंसी, नहीं 3B ही था, करेंसी एक्सचेंज, ये जो एसडीआर नीट वगैरह जो समझा था. उसमें भी 40% 80 मार्क्स, जिन जिन के 50 है उससे ज्यादा बधाई. महिमा, प्रकाश, अभय, निकिता, प्रियांशु, निको, अलीशा, सौरभ, त्रिभुवन, रोहन, अंकी, तनु, अनुज, आंचल, अरुण, राहुल, के मिश्रा, उनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बताइए. ये टेस्ट के अंदर मैंने देखा हार्डली 150 लोगों ने दिया है, तो फिर बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया. मैं अगर याद करूं, जब हमने सबसे पहली टेस्ट करी थी पिलर 1 वो डिजिटल पेमेंट, करीब 1500 से ज्यादा लोगों ने वो लाइव टेस्ट दिया था. अभी ये जो लास्ट हुई 3B वाली है करेंसी एक्सचेंज, 150 लोगों ने दिया. तब समझो कि बाकी जब लोग हैं वो सब क्या चल रहा होगा, उनका कुछ ना कुछ बैकलॉग चल रहा होगा. आई विश कि वो भी दे गेट देयर हाउस इन ऑर्डर. पर आप समझो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसके अंदर भी सब लोग इक्वली सीरियस नहीं होते एग्जाम के लिए, या फिर कि वो इतनी जिम्मेदारी उन पे दे रहा है टू मैनेज थिंग्स. तो ये जो 150 है उनको बधाई, और उनको मैं कहना चाहूंगा और मेहनत करते रहो ताकि फाइनल लिस्ट में कुछ हो सके. बाकी भी लोगों को बोलना चाहूंगा कि भाई देखो ये 150 आपसे ही आगे हैं, और रियल एग्जाम होगी उसमें 30-40 हजार ऐसे और सीरियस लोगों की, तब आप क्या करोगे. इसमें कुछ रैंडम क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले थे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपोर्ट करती थी क्या ज्यादा चीजें, तो ये प्रीलिम 2018 में पूछा. सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पाट्रे, वो फूड प्रिजर्वेटिव और केमिकल ऐसा था, उसको काफी एक्सपोर्ट. ओपियम करते थे, चाइना को लत लगा रहे थे, तो इसलिए जवाब हो जाता है डी. टोटल रैंडम बम. और आजकल जानते हैं आप ऐसे रैंडम बम आते रहते हैं. करेक्ट जिन्होंने किया तो बधाई, नहीं तो इसको स्किप कर देना चाहिए. देयर इज नो शेम इन इट, जबरदस्ती टिक करना भी जरूरी नहीं है. उसके अलावा और भी कुछ टिकी क्वेश्चन मैंने डाले थे ना, आई एम हैप्पी टू सी कि ज्यादा एक्यूरेसी से लोगों ने किए. पर आप समझो ये 78% आउट ऑफ 150, तो 150 तो वैसे भी सीरियस ही है ना. अगर 1500 लोग देते तो आप जानते इसका परसेंटेज गिर जाता कि फिर और लोग आते जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की. क्या वो सबको बोलना चाहूंगा दिवाली वेकेशन है, प्राइम अपॉर्चुनिटी, जो भी बैकलॉग है, जो भी आपकी आलसपन था उसको हटाओ. इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला खत्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंसी एक्सचेंज वो भी खत्म. अब हम चले पिलर 3C में कि जहां पर हमें जानना है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स. इसका भी हैंडआउट में कल रात अपलोड कर चुका हूं. अब देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक वाला पिलर है, पिलर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस. पिलर 2 बजट कंप्लीट. पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, वो अगले 2 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा. उसके बाद अपने मेंस के क्लास चालू होंगे जहां पर हम 1 2 3 खत्म करें पिलर. उसके बाद वापस प्रीलिम के क्लास चालू होंगे जहां एग्रीकल्चर से लेके बाकी चीज खत्म होगी, और पैरेलल मेंस का भी खत्म होते रहेगा. सो लाइक दैट द फ्लो विल गो. मेंस का कोर्स अलग है पर उसका कोई अलग पैसा नहीं है, वो प्लेलिस्ट अलग चले इसलिए ऐसा बाइफरकेशन, और हैंडआउट उसके अलग रहता है ताकि आपको रिवीजन में सुविधा है. मित्रों ये जो पिलर 3C है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें गाड़ी तेज चलेगी. अब वैसे गाड़ी तेजी चलती है पर यहाँ और डबल तेज चलेगी, क्योंकि आप समझो ज्यादातर इसमें क्या आएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन इसका इधर स्थापना हुआ, ये हेडक्वार्टर है इसका, इस तरह समिट हुआ, इतने मेंबर है. तो वो तो 20 मिनट में आप पढ़ के खत्म कर सकते हैं. उसमें मैं 40 मिनट लाइन जिस के पढ़ा उसमें आपका कोई प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम नहीं है. मैं सिर्फ आपको कुछ जगह पढ़ाऊंगा शांति से, और वो है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सिडी पे क्या रूल्स होते हैं वगैरह. बाकी जो भी चीज उसमें जल्दी जल्दी मैं निपटा दूंगा. आसियान के ये था, बाकी देखना वो सब हैंडआउट में दिया है. हैंडआउट इज आई थिंक 50 पेजेस, क्योंकि समझो उसमें ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन उसका सब जनरल नॉलेज आ गया. बट वो आपको खुद से पढ़ना, मैं जो सुकून से पढ़ा हो सकता है 20 पेज का ही मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब हैंडआउट से आपको देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आसान टॉपिक है. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी, तो फिर वर्ल्ड लीडर्स मिले. अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नाम का सिटी था या रिसोर्ट था 1944 में. और फिर वहां तय किया कि क्या करना है, हाउ टू रिवाइव द वर्ल्ड इकोनॉमी. और इस कॉन्फ्रेंस को कहा गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. इंडिया की तरफ से भी याद रखना था कौन गए थे, सर सीडी देशमुख, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर ऑफ आरबीआई बनेंगे. सबसे पहला आरबीआई गवर्नर था सर आर्कल और ऑसबॉर्न स्मिथ या कोई, पर वो तो फॉरेनर था. इंडिया का खुद का इंडियन व्यक्ति जो गवर्नर बना आरबीआई का वो कौन, सर सीडी देशमुख. क्या ये समिट से जो आउटकम आते हैं 3 चीज होती है. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ बनता है, गरीब देशों को लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक बनता है. इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. फिर बात हुई कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड करते हैं, पर उसमें खास बात जमी नहीं. फिर आगे चल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनती है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड. ये जो डब्ल्यूटीओ है वो याद रखना है, वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं, वो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है. या हम कहें कि ये दूर का कजिन है. ये ऐसी बात है कि अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है तो डब्ल्यूटीओ कुछ और चीज है, एनआईए है या सीबीआई है, जो कि मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करे, उनका अलग चलता. अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर या उसके रूल्स रेगुलेशन है, फंडिंग से लेकर मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स के, वो सब डब्ल्यूटीओ को लागू नहीं होते, डब्ल्यूटीओ का अलग चलता है. तो यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक तरफ है विच आर स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और डब्ल्यूटीओ दूसरी तरफ है विच इज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सबसे पहले वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक तो एक चीज नहीं, उसमें 5 चीजें. सबसे पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. मैंने जानबूझ के इधर फ्लैग लगाया इंडिया का. इसका मतलब क्या कि इसको इंडिया कैन गेट लोन्स फ्रॉम देम, करेक्ट. बट वो लोन कैसा होगा, लोन विद इंटरेस्ट. भारत को ये लोग लोन देंगे पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस चुकाना होगा. दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए. आईडीए में ये फ्लैग देखो, ये कोई अफ्रीका के देश का, सोमालिया, स्वाजीलैंड किसी का होगा. मतलब ये एकदम गरीब जो देश होते हैं ये सिर्फ उनको लोन देते हैं, और वो भी लोन कैसा देते हैं, प्रिंसिपल चुकाना है वापस, यस, और इंटरेस्ट चुकाना है, जवाब नहीं, जीरो. इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन्स.
मतलब लोन भी कैसा, उसका टेन्योर 20 साल 50 साल 100 साल बाद चुकाना। ऐसे लोन को हम कंसेशनल लोन या सॉफ्ट लोन भी कहते हैं। तो गरीबों को, सबसे गरीब है उनको देने के लिए कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसका काम है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जैसे ओएनजीसी, अदानी, अंबानी, इन सबको फंडिंग में पैसा देना। वो मशहूर है अपने मसाला बॉन्ड के लिए, जिनके बारे में हमने पिलर 1 सी शेयर मार्केट में समझा था। ये एक बात है। फिर चौथी संस्था है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मान लीजिए पेप्सी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर एफडीआई किया, और उस वक्त मान लीजिए ये इमरान खान की सरकार थी, और उन लोगों ने उसको बड़ी सी लैंड भी बना के दे दी, लैंड दे दिया कि तुम इधर फैक्ट्री बनाओ और पेप्सी कोला बनाओ। लेकिन बाद में उसकी सरकार बदल जाए, जो नेक्स्ट सरकार या परवेज मुशर्रफ ऐसा कोई मिलिट्री डिक्टेटर आ जाए, और वो पूरी डील कैंसिल कर दे कि तुम्हारी जमीन हमसे मिलिट्री की हुई, ये तुम्हारा एफडीआई भी कैंसिल, सारा पैसा हम लूट लेंगे। तो पेप्सी का लॉस हो जाएगा, उस लॉस की कौन भरपाई करेगा? जवाब है ये संस्था, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मीगा का काम क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से इंश्योरेंस देता है अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। देखिए धंधा करो तो कमर्शियल रिस्क तो होता है कि पेप्सी पाकिस्तान में अपना प्लांट खोले, और मान लीजिए कोई पेप्सी पिए ही नहीं कि उनको नहीं स्वाद अच्छा लगे, दैट इज अ कमर्शियल रिस्क। बट नॉन कमर्शियल रिस्क क्या है? ये सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिजीम चेंज, इमरान खान को उठा के कोई नया सरकार आ जाए, ऐसा। सो इन दैट केस जो पेप्सी को फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं, तो पेप्सी को कॉन्फिडेंस कौन दिलाता है? ये मीगा संस्था, कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा लॉस होगा तो हम भरपाई करें। सो दैट इज मीगा। पांचवा है एक पॉट है आपका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वो ऐसी बात की, सपोज पेप्सी पे पाकिस्तान सरकार कहे कि तुम हमें 50% टैक्स दे दो, या तुम्हारा जो भी ये, जैसे वोडाफोन और उसका याद करो, कैपिटल गेन्स टैक्स का मामला हुआ था इंडायरेक्ट ट्रांसफर में, जो हमने पिलर 2 भी ब्लैक मनी में देखा। अगर कुछ ऐसा होता है तो पेप्सी या वोडाफोन कंप्लेन करना चाहते हैं, तो इसका ये इंटरनेशनल कोर्ट है, निवेश संबंधी विवाद निपटान के लिए, हेल्प्स इन द डिस्प्यूट रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन कंपनीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्री, जिसके बारे में अभी और आगे हम समझते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो कुल मिला के 5 संस्था देखी। ये 5 संस्था को हम कहते हैं 1 2 3 4 5 कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसके अंदर जो पहली 4 संस्था थी, उसमें काम चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसने शेयर कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसका वोटिंग पावर। तो पहली जो 4 संस्थाएं थी, उसमें अमेरिका का वोटिंग पावर सबसे ज्यादा, बिकॉज़ दे हैव कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। दूसरे नंबर पर ये सब यूरोप के जायंट, फ्रांस, जर्मनी, वो सब लोगों के वोटिंग पावर्स। ये जो पांचवी संस्था है क्वाड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यहाँ पर वोटिंग शेयर होल्डिंग पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि आप समझिए तो क्वाड है ना, अगर क्वाड में भी ज्यादा जिसने पैसा दिया उसका न्याय होगा, तो वो तो क्वाड रहेगी नहीं। सो दैट इज वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको बताया कि अमेरिकन और यूरोपियंस ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करके ये चीज बनाई। अब मान लीजिए कोई शेयर होल्डिंग कंपनी का ऐसा हो कि जहां एक पार्टी के हो 40% शेयर, दूसरी पार्टियों के ऐसे हो कि 20 20 10, और बाकी सब इंडिया जैसे जो भी देश हो। तो आप समझो कि अगर मैं ये कहूं कि ये यूके का 10 है, ये फ्रांस का 20 है, और ये जर्मनी का 20 है, तो कलेक्टिवली इनका कितना हो गया? 50, और अमेरिका का 40 है। तब समझो अमेरिका अपना फ्लेक्स करे मसल कि हर जगह मेरी बोलबाल होगी, पर ये लोग साथ में मिल जाए तो फिर अमेरिका को आउट कर सकते हैं ना, जो भी वोटिंग करने हैं, अगर ये सब लोग मिलकर अपना वोटिंग अपोजिट साइड में कर दे। सिमिलर टू जैसे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम चलती है, एक पार्टी जो चुन के आती है तो ऐसा जरूरी नहीं वो मेजोरिटी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उसकी, उसने दूसरों से ज्यादा मेजोरिटी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रेगमेंटेड हो जाए वोट, तो ऐसा होता है। खैर, अब हमेशा यूएस भी तो पैनिक में रह सकता है कि भाई ये लोग मिलकर मुझे आउट ना कर दे, इसलिए इन्होंने इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बना ली है। वो ऐसा कि देखो आईएमएफ का बॉस कौन बनेगा? यूरोप का जो चहिता व्यक्ति होगा वो आईएमएफ का बॉस उसको बना देंगे, ताकि फ्रांस, जर्मनी, ये सब लोग उनकी मर्जी वहां पर चलेगी। और अमेरिका ने कहा ठीक है, मैं आपको वो कंसेशन देता हूं, पर उसके बदले अमेरिका का जो फेवरेट हो उसे वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाना है, वरना कि एक दूसरे के वोट काटते रहे तो एक भी जगह अच्छे से काम नहीं हो पाए। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड बैंक का बॉस कौन बनेगा, तो यूएसए का फेवरेट, मेरे ख्याल से अजय बग्गा या ऐसा कोई इंडिया के मुल्क के व्यक्ति को भी बनाया, और आईएमएफ का जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, तो वो यूरोप से है, वो उनकी फेवरेट है। अब इसमें समझो इंडिया वगैरह का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वी डू नॉट फाइंड रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया, चाइना, ये सब की मांग है कि ये सब में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिले। मान लीजिए आप सीईओ नहीं बनाते, पर कम से कम उसके जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उसमें आप हमारे लोगों को और मौका दो। खैर अभी तो खुशी की बात ये है कि जो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने, तो वो तो इंडिया के मुल्क के हैं। फिर जो वर्ल्ड बैंक मशहूर है अपने अलग-अलग रिपोर्ट्स के लिए, जैसे रेमिटेंस माइग्रेंस रिपोर्ट, जिसमें पता चलता है कि इंडिया के लोग बाहर जाके अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, दूसरे नंबर पे चाइना आता है। फिर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, व्यापार में सुगमता, कौन से देश में बिजनेस करने की सुविधा है। बाद में ये रिपोर्ट हालांकि उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि पता चला उसमें कुछ इरेगुलरिटी थी, चाइना का बोगस काम था, फिर भी उनको बहुत अच्छी रैंकिंग मिल रही थी, कुछ नेक्सस चला था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट वगैरह, वो सब एक-एक लाइन में याद रखने, कुछ बार यूपीएससी एमसीक्यू में पूछती है ये संस्था कौन सा रिपोर्ट बनाती है। तो हमने समझा वर्ल्ड बैंक जिसका काम है मेनली तो गरीब देशों की मदद करना है, उसमें भी लेट मी जूम इन, ये माइंड मैप आपके हैंडआउट में दिया है। आईबीआरडी जो कि इंटरेस्ट ब्याज के साथ लोन देता है, आईडीए जो कि गरीब देशों को 0% ब्याज पे लोन देता है। ये जो 1+2 है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। फिर उसमें आप तीसरा ऐड करो, मैं ग्रीन यूज करता हूं अभी, आईएफसी जो मसाला बॉन्ड इशू करे, मीगा जो पाकिस्तान में पेप्सी कंपनी को इंश्योरेंस दे, आईसीएसआईडी जो कि जज का काम करती है, ये तीन को और ऐड करो तो 1 2 3 4 5, एक से 5 को कंबाइन करो तो बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक है दो संस्था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये और तीन ऐड हो जाते हैं, फिर ये कलेक्टिव बनता है। और वर्ल्ड बैंक क्या है, उसे आप क्या कहोगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है? नहीं, उसको हम कहेंगे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, एमडीबी, क्योंकि उसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर पैसा बनाया है और इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करते हैं। अब ये तो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हुआ। वर्ल्ड बैंक बहुपक्षीय विकास बैंक, ऐसे तो और भी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक वो इधर नीचे फिलीपींस के अंदर मनीला में उसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा हम नॉर्थ में चले, शंघाई में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है। थोड़ा और नॉर्थ में चले, बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इंडिया इन सबका मेंबर है और इन सबसे हम लोग लोन लेते हैं, और उससे कोरोना और बाद में सब डेवलपमेंट के काम हमने किए। अब कुछ लोग झंडा उठाते हैं कि जैसे देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1.5 बिलियन का लोन दिया, तो अगर आरबीआई के पास $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, तो भारत सरकार एडीबी से लोन क्यों ले रही है, खासकर कोरोना में? तो उन सबसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई मुकेश अंबानी के पास अरबों रुपए है, तो वो 10,000 करोड़ का बॉन्ड क्यों इशू कर रहा है? मुकेश अंबानी खुद अरबपति है, तो हर नया बिजनेस के लिए वो नए शेयर बॉन्ड क्यों जारी करता है? अपने पॉकेट से पैसा क्यों नहीं निकालता? क्योंकि उसी से तो आपकी कैपेसिटी एक्सपांड होती है। आप सारा पैसा खुद का ही लगा दोगे, फिर जिस दिन वल्नरेबिलिटी हुई तो आरबीआई का काम क्या था? करेंसी एक्सचेंज को स्टेबल रखना, उसके लिए वो पैसा रखना, नहीं कि फिर कोरोना के मास सैनिटाइजर खरीदने में पैसा सब उड़ा दिया, तो फिर जब करेंसी की क्राइसिस होगी तब क्या करोगे? इसलिए खुद के पैसों से धंधा नहीं किया जाता, हमेशा दूसरों से कैपिटल, फाइनेंस, लोन, शेयर, इन्वेस्टमेंट लेकर बड़ा सा बिजनेस होता है, चाहे वो सरकार हो तो भी सही है और रिलायंस हो तो भी सही। खैर, तो ऐसे ही ढेर सारी जो दूसरी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, उनका भी सब डिटेल्स हैंडआउट में दिया है। ब्रिक्स बैंक जो शंघाई में है, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो बीजिंग में, वहाँ चाइना का सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया। दूसरे नंबर पे इंडिया। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बासेल में है, और फेमस है अपने वो बासेल नॉर्म्स के लिए, जो हमने पिलर 1 B 2 बर्निंग इशू इन द बैंकिंग सेक्टर में देखा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो महिला में है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो अफ्रीका में होगा। ये सबके
डू नॉट टेक इट कैजुअली भाई, इसका सब हैंडआउट में दिया है, हेडक्वार्टर कहां पर है, नोटेबल रिपोर्ट्स कहां पर है वगैरह, नए नए मेंबर्स कौन से ऐड हुए, जैसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स समझो उसके फाउंडिंग मेंबर्स के ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, पर ये उसके ओरिजिनल खिलाड़ी। फिर आजकल दूसरे देशों को भी वो इस बैंक का मेंबर बना रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट। आपके बांग्लादेश तो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ऑफकोर्स अभी कुछ और नए मेंबर ऐड हुए थे आखिरी समिट में, पर उसमें बांग्लादेश तो शायद नहीं है, तो वो कैसे आ गया? वो बात ऐसी है मित्रों कि ये जो बैंक है, उसमें ये बोला गया कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर कंट्री इसका मेंबर बन सकता है। ऑफकोर्स मुफ्त में नहीं बन सकता, उन्हें पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और भी उसमें शेयर होल्डिंग वगैरह की जनरल नॉलेज है, यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछी भी है, तो वो सब आपका होमवर्क है, हैंडआउट में दिया है, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 4 मिनट उसका वीडियो नहीं खींचना है, वो सब दिया आपके हैंडआउट में, सुकून से रट लेना। सो वर्ल्ड बैंक डन, आईएमएफ डन, आगे का मुद्दा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थियरी समझनी है इंटरनेशनल ट्रेड की। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि एक जमाने में करेंसी एक्सचेंज में गोल्ड स्टैंडर्ड वाली सिस्टम कुछ हुआ करती थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 1 पाउंड का नोट छापेगा अगर उनके पास 73 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, और वो भी फुल्ली कन्वर्टेबल था। मतलब सपोज ब्रिटिशर्स ने इंडिया से व्हीट इंपोर्ट किया और उसको भारत के किसान को 1 पाउंड दिया, कि भारत का किसान अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाएगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज लीगली ऑब्लाइज्ड कि उसके बदले 73 ग्राम ऑफ गोल्ड का बिस्किट दे दो। इमेजिन, वो इंडिया से व्हीट, स्पाइस, टोबैको, आइवरी, हाथीदांत, सिल्क, रेशम, मरी मसाले जो भी मंगवाए पाउंड में पे करेंगे, इंडिया का फार्मर वो पाउंड लेके गया तो वहां से गोल्ड लेके आ सकता है, थियोरेटिकली एंड लीगली दिस इज वैलिड। तो स्वाभाविक है इनको तो मजा नहीं आएगा कि भाई हमारे देश की पूरी संपत्ति ये भारत के किसान ले जाएंगे, ये तो हमारी लॉस ऑफ वेल्थ हो जाएगी, हमारा गोल्ड ये लोग कैसे ले जा सकते हैं? मतलब इंपोर्ट इज अ बैड थिंग उनके नजरिए से। इंपोर्ट ब्रिटिश अगर इंपोर्ट करे तो वो खराब चीज है, इसलिए कॉलोनाइजेशन करते हैं, इनको गुलामी बना देते हैं, फिर इनको पैसे नहीं या देंगे तो वो कैसा 0.001 पाउंड कि उसका गोल्ड कन्वर्ट करने के लिए वो अगर शिप में बैठ गया तो उसको ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी जो इनकी विकृत सोच थी, इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोले, मर्केंटाइलिस्ट थियरी। 16 टू 18 सेंचुरी के जो इकोनॉमिस्ट थे, खासकर ये यूरोप के जो भी गोरे लोग होंगे, उनकी ऐसी सोच थी कि इंपोर्ट इज अ बैड थिंग, इंपोर्ट कोई चीज करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट करोगे और उसका पेमेंट दोगे तो आपके देश का गोल्ड चला जाएगा और उसका मतलब आपके देश की वेल्थ चली जाएगी। सो दैट वाज मर्केंटाइलिस्ट थियरी। उसके बाद एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ये कुछ नए इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि इंपोर्ट इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। कोई चीज अगर इंपोर्ट करे तो वो कोई खराब चीज नहीं है, आपकी इकोनॉमी चाहिए, अब क्रूड चाहिए तो चाहिए, उसको आप इंपोर्ट नहीं, हमारा पैसा चला जाएगा, तो फिर आप गाड़ी कहां से चलाएंगे? अब इसके लिए 2-3 थियरी आती है जो हमें एमसीक्यू के लिए समझनी है, और वो भी इसलिए समझनी है, ये सब तमिलनाडु वगैरह के बोर्ड के बुक्स में दी गई है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। एडम स्मिथ ने एक थियरी दी, याद रखिए, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। वो ऐसा बोलता है कि अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो तुम आईएएस की एग्जाम दो, और अगर तुम्हारा मैथ्स पावरफुल है तो तुम कैट की एग्जाम दो, दोनों एग्जाम मत दो। दैट इज व्हाट ही सेइंग। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बनाओ, जो आपकी वीकनेस है उसको अवॉइड करो। हालांकि वो पुरानी थियरी, आपका समझ, आपका मैथ्स वीक है तो इसका एग्जाम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीसेट के वो जो भी 33% लाना मुश्किल। खैर एक अभी गौर करो वो क्या बोल रहा है। एडम स्मिथ प्रश्न पूछता है, एक मजदूर कितने किलो उत्पादन कर सकता है? अ वर्कर कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट? सबसे पहले हम फोकस करें वीट पे, तो पता चला इंडिया में एक वर्कर 30 किलोग्राम वीट बना सकता है। ये तो इमेजिनरी नंबर है, नॉट रियल नंबर्स, पर समझो चाइना में एक मजदूर 10 किलोग्राम वीट बना सकता है। अब उसमें ऐसा नहीं कि चाइना के लोग आलसी हैं या काम नहीं करते, पर आप समझते हैं वहां पर जो भी क्लाइमेट है, सॉइल है, वो भी कल्टीवेशन के लिए दुरुस्त नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम राइस का निकालें तो पता चले एक वर्कर इंडिया में 10 किलोग्राम राइस पैदा कर सकता है, जबकि चाइना में एक वर्कर 15 किलोग्राम राइस पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि इंडिया का वर्कर आलसी है, पर चाइना के अंदर उसका वेदर, क्लाइमेट और सिस्टम सब जो भी है राइस के लिए वो दुरुस्त है। ओके, तो अब क्या करें? एडम स्मिथ ने सजेस्ट किया कि देखो अगर तुम एक वर्कर को सैलरी दोनों जगह मान लो सेम होती, कि इंडिया में भी 500 रुपए देने थे, चाइना में भी 500 रुपए देने थे, तो बेहतर होगा कि इंडिया के वर्कर से हम वीट उगवा लें। चावल उत्पादन का हीरो बनने की भारत को कोई जरूरत नहीं है। इंडिया शुड नॉट ट्राई टू प्रोड्यूस राइस या ट्राई टू बिकम राइस स्पेशलिस्ट, क्योंकि आप समझो 500 रुपए देके उधर आप राइस बनवा भी लोगे तो कम ही बनेगा कंपेयर टू चाइना। तो कम मजदूरी खर्च में ज्यादा उत्पादन जिसका हो जाए उस पर फोकस करो। इंडिया शुड फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। आप कहते हो कि नहीं हमें भी तो दाल के साथ चावल खाना है, तो नो प्रॉब्लम, आप चाइना से इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट भी करोगे राइस तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आप व्हीट को तो एक्सपोर्ट कर पाओगे ना, जो आपकी स्पेशलिटी है। तो इसको एडम स्मिथ ने कहा थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मतलब क्या? लेबर का खर्चा, लागत खर्च, लेबर कॉस्ट के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट है वो काम करो, बाकी सब चीजों को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट इज नॉट अ बैड थिंग, आयात करना खराब चीज नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था। वरना वो वही सब करना बैठे तो आप लंबे हो जाते हैं, तो बेटर टू फोकस ऑन वन थिंग जो आपकी स्पेशलिटी है। ठीक है, तो ये तो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी याद रखनी। उसके बाद है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो को हम पहले भी मिल चुके हैं, उसने वो सरकार ज्यादा लोन लेती है तो पब्लिक ज्यादा सेव करती है, वो सब रिकार्डो इक्विलिब्रियम जो हमने पिलर 2D फिजल डेफिसिट के साथ समझा था। तो यही डेविड रिकार्डो एक नई थियरी लेके आता है, कंपैरेटिव या रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। उसने एक अलग नई केस स्टडी निकाली। यहां देखो प्रश्न लगे, एक यूनिट उत्पादन करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? हाउ मेनी वर्कर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट? फॉर एग्जांपल 1 मीटर टेक्सटाइल बनाने के लिए कितने वर्कर चाहिए? फ्रांस कहे 10 वर्कर चाहिए, इंग्लैंड कहे हमको 9 वर्कर ही चाहिए। यहां क्वेश्चन अलग है, गौर करो, पिछली स्लाइड में बात क्या हो रही थी, एक वर्कर कितना प्रोडक्शन कर सकता है, ऐसा एडम स्मिथ का वो सब चल रहा था। डेविड रिकार्डो पूछ रहा है एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितने मजदूर चाहिए, हाउ मेनी वर्कर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट? तो इधर देखो फ्रांस को 10 वर्कर्स चाहिए तब 1 मीटर टेक्सटाइल बने, तो मैं उसको सैड स्माइली दूंगा। इंग्लैंड को सिर्फ 9 वर्कर्स चाहिए 1 मीटर टेक्सटाइल बनाने, मैं उसको हैप्पी स्माइली दूंगा, क्योंकि आप समझो अगर दोनों जगह सैलरी सेम है तो ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल मिल का मालिक है उसको कम मजदूर रख के भी उसका तो उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए हैप्पी स्माइली। नेक्स्ट, एक बॉटल ऑफ वाइन बनाने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए? तो इधर हो सकता है फ्रांस को 12 वर्कर्स चाहिए, अगेन सैड स्माइली, और इंग्लैंड को सपोज 8 वर्कर्स चाहिए, तो अगेन हैप्पी स्माइली। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि देखो दोनों ही जगह फ्रांस का तो सैड स्माइली है, दोनों जगह इंग्लैंड का तो हैप्पी स्माइली है, क्योंकि उसको कम वर्कर चाहिए 1 मीटर टेक्सटाइल या 1 बॉटल ऑफ वाइन बनाने के लिए। तो अब इंग्लैंड ने कौन सी एग्जाम दी? मतलब उसका तो मैथ्स भी पावरफुल है, रीजनिंग भी पावरफुल है और जीएस भी पावरफुल है, तब उसको आईएएस का एग्जाम देना चाहिए, कैट का एग्जाम देना चाहिए, क्या करना चाहिए? एडम स्मिथ कैन नॉट आंसर दिस, क्योंकि वो क्या सोचता था, नहीं एक में ही उसका होगा, दूसरे में तो वो नाराज रहेगा। यहाँ यही तो हो रहा था ना कि देखो एडम स्मिथ की थियरी में बातें क्या चलती है, अच्छा इंडिया इधर हैप्पी स्माइली है, इधर सैड स्माइली है, और इधर इंडिया का सैड स्माइली और इधर चाइना का हैप्पी स्माइली, इसलिए हम कह सकते थे कि इंडिया ये करे चाइना वो करे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जगह इंग्लैंड का हैप्पी स्माइली हो गया, तो अब उसने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, टेक्सटाइल प्रोड्यूस करे कि वाइन प्रोड्यूस करे? क्योंकि इंग्लैंड बोल रहा है हमें तो दोनों चीज का उत्पादन करने के लिए फ्रांस के मुकाबले कम मजदूर चाहिए, वी नीड
इन बोथ केस ऑफ टेक्सटाइल एंड वाइन इंग्लैंड नीड्स लेस वर्कर्स कंपेयर्ड टू फ्रांस टू प्रोड्यूस द सेम यूनिट्स। तो हम क्या फोकस करें, क्या हमको टेक्सटाइल बनानी चाहिए या वाइन बनानी चाहिए? एडम स्मिथ कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, उसके पास उसका जवाब नहीं है। हाँ, तो फिर अब डेविड रिकार्डो की मैं इसका जवाब देंगे, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है। फिर उसने सब ग्राफ बनाए और उससे वो रेशियो निकालता है। अब वो पूरे ग्राफ क्या है वो हम समझने नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर डेविड रिकार्डो की ये जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव या रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज है वो और रेशियो निकालेगा कि अच्छा ये दोनों चीजें हैं तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से कौन से में हम फोकस करें, कौन सा छोड़ देते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ विल नॉट अंडरस्टैंड। कुल मिला के उसने जो फाइंडिंग दिखाई वो ऐसा था कि ठीक है, इंग्लैंड ने जितने भी वाइन वर्कर्स हैं उनको टेक्सटाइल में शिफ्ट कर देना चाहिए और फिर उनसे टेक्सटाइल बनाए। तो मतलब इंग्लैंड सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस करे, सारे उसके दारू बनाने वाले वर्कर उनको भी बोले तुम कपड़ा ही बनाओ, और फिर इंग्लैंड ने वो सारी टेक्सटाइल फ्रांस को एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए और सामने फ्रांस से फिर दारू इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। तो वो नेट प्रॉफिट में रहेगा या कंपेरेटिव प्रॉफिट में रहेगा। तो मतलब इट इज रिलेटिवली चीपर फॉर इंग्लैंड टू डू दिस कि सारे वर्कर से टेक्सटाइल बनाओ, फ्रांस को बेच दो और फ्रांस से वाइन इंपोर्ट कर दो, तो आपका सापेक्ष रूप से आप फायदे में रहेंगे। एग्जैक्ट ग्राफ में कैसे इंटरप्रेट करा उसने वो सब हम समझने नहीं बैठेंगे। खैर ये भी हम मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो क्योंकि वो तमिलनाडु के बोर्ड बुक्स में दिया है और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे इसकी बात करता रहता है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये पाया कि देखो ये जो डेविड रिकार्डो की जो रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी है उससे वो लोग कुछ एक नई रिवील कंपैरेटिव एडवांटेज नाम की एक नई कुछ इंडेक्स बनाएंगे और उससे हमें पता चले कि हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। कॉटन, कारपेट, टेक्सटाइल, इंडियन फार्मास्यूटिकल, ये जो चीजें इस पे अपने वर्कर्स को शिफ्ट कर दो, हर चीज को बनाना जरूरी है, बाकी चीजें आप इंपोर्ट कर लो तो भी तकलीफ नहीं। खैर वो तो बेसिक आइडिया इनफ, अब तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे नई बातें करेगा तब हम इसको वापस देखेंगे। तो एडम स्मिथ की थियरी देखी, डेविड रिकार्डो की थियरी देखी। तीसरी है हेक्सलर एंड ओहलिन की फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी। वो ऐसा कहता है कि अगर टाइगर श्रॉफ को उछल कूद करके एक्शन मूवी बनाना है तो उसने सिर्फ वही बनाना चाहिए, और वरुण धवन को सिर्फ कॉमेडी और डांस वाली मूवी आती है तो उसने सिर्फ वही बनानी चाहिए। सिमिलरली मेरे तो इधर एक ट्रैक्टर जा रहा है तो थोड़ा ऑडियो डिस्टर्बेंस आएगा, तो हम क्या करते हैं, वैसे भी 30 मिनट से पढ़ रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तब तक वो चला जाए, राइट? सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी लर्न दिस थियरी एंड सब्सिक्वेंट थिंग्स। 3 more minutes। वन मोर मिनट। टेन मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी वोटिंग लाइन, कैन सी मी, कैन हेल्प मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉर्स में वोट करें, सत्यजीत, नवनीत, विशाल, निकिता, विराट, हेमंत, जतिन, प्रणय, नदर, दान, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की थियरी समझ रहे थे, जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो क्या बोल के गए। अब तीसरी थियरी है हेक्सलर एंड ओहलिन की फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी। ये ऐसा बोलता है कि जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैसों वाला काम करे, जिनके पास पैसा कम है वो मजदूरों वाला काम करे। मतलब सपोज यू टू मैन्युफैक्चर अ बोइंग एरोप्लेन। अब ये बोइंग एरोप्लेन बनाने के लिए आपको हो सकता है सिर्फ 200 इंजीनियर ही चाहिए, पर सामने पैसा चाहिए होगा सपोज $200 मिलियन टू सेटअप द एंटायर फैक्ट्री और उसमें जो भी मशीन सामान चाहिए। तो उनको वो करना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा है अमेरिका के पास। आप जानते हैं अमेरिका में पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वगैरह के हिसाब से कम होगी, पर पैसा उनके पास ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। अब ऐसा भी नहीं कि अपनी जेब का पैसा वो निकालते हैं, आप जानते हैं बाकी देश वाले उधर लोन के रूप में, शेयर के रूप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो दे हैव लॉट ऑफ मनी। सो बिकॉज दे आर कैपिटल अबंडेंट कंट्री, पूंजी उनके पास बहुत ज्यादा है, मजदूर उनके पास कम है, तो उन्होंने ऐसे चीजें बनानी चाहिए कि जो कैपिटल इंटेंसिव हो, जहां पर आदमी कम और कैपिटल ज्यादा लगता हो। चाहे एरोप्लेन है, फिर ये जो भी कैटरपिलर जैसी कोई कंपनी जो बुलडोजर बनाती है वगैरह। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट द थिंग्स व्हिच आर कैपिटल इंटेंसिव बट डू नॉट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। ऑन द अदर हैंड इंडिया का सोचो,
तो इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है पर कैपिटल कम है। अब कुछ बाहर से एफडीआई वगैरह आता है लेकिन फिर भी जितना चाहिए उतना तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाओ कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कपड़े के शर्ट्स बनाने या पैंट्स बनाने हो सकता है उसमें मजदूर 2000 चाहिए, कैपिटल शायद 20 करोड़ हो तो भी आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री थोड़ी सी छोटी मोटी खड़ी हो जाए। तो हमें ऐसी चीज बनानी चाहिए जिसमें मजदूर ज्यादा लगते हो, कैपिटल कम लगता हो या मशीन कम लगती है। ये सब कुछ भी आपके हैंडआउट में दिया है, उसको सुकून से देखना। ओके, सो वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड बैंक, वी लर्न अबाउट आईएमएफ। अभी तीसरा मुद्दा चालू होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पर अमेरिका ने विरोध किया कि ये हमारे हक में नहीं है, इसमें हमको मजा नहीं आ रहा है। इसलिए फिर एक एग्रीमेंट बनता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जीडब्ल्यूटी। उसमें बात क्या होगी कि सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कम टैक्स लगाएंगे। पर वो कुछ खास चला नहीं, मजा नहीं आया। तो फिर 1995 याद रखना है, डब्ल्यूटीओ पैदा होता है, हेडक्वार्टर उसका अमेरिका में नहीं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की खास बात यह है कि यहाँ वन मेंबर मींस वन वोट। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वगैरह में याद करो, उधर ऐसा था अमेरिका या यूरोप का वोटिंग पावर वो डिपेंड करेगा कि डिसीजन क्या लिए जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक देश को एक वोट मिलता है। ये जो डब्ल्यूटीओ पैदा हुआ तो उसके पहले भी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स और डील्स किए होंगे। तो उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, उसके बाद मार्राकेश ट्रीटी में लगा कि जीडब्ल्यूटीओ को इवॉल्व करके डब्ल्यूटीओ करते हैं वगैरह वगैरह। और इसमें गुड्स नहीं सर्विसेज को भी कवर करेंगे, वस्तु भी सेवा भी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी, जैसे नाइकी का ऐसा लोगो है वो swoosh वगैरह, तो उसकी पायरेसी नहीं हो सकती। वो कौन डिसाइड करता है, डब्ल्यूटीओ। वो सब जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, आप उसको देखना। डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जो उनकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, ट्रेड एग्रीमेंट डिजाइन करना, और ये लोग नॉर्मली 2-2 साल पे मिलते हैं। रोज का काम करने के लिए उनकी जनरल काउंसिल होती है। रोज के काम उनके क्या होंगे, सब डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, फिर आपस में देशों के लड़ाई हो जाए तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके ऊपर एक अपीलेट बॉडी है, फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी वगैरह वगैरह। तो ये सब चलता है डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर। डब्ल्यूटीओ का डीजी नाइजीरिया की एक महिला है, नगोजी ओकंजो इवेलिया। जो नॉन आईएएस एग्जाम में उसमें ऐसा सब जनरल नॉलेज पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं बता रहा था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नॉर्मली 2-2 साल पे मिलते हैं। तो वैसे तो जो भी 1996 में पहली बार मिले होंगे, 95 में पैदा हुए तो पहली बार 6 में सेट हुआ होगा। 2001 में दोहा की समिट होती है, उनके अलग अलग टाइम पे होती है। लेटेस्ट नेक्स्ट समिट अबू धाबी में होगी 2024 में। अब आप देखिए यूजुअली या नॉर्मली दे मीट एवरी 2 ईयर्स, पर ऐसा कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा है कि 2-2 साल पे ही मिलना है। कोरोना है तो नहीं भी मिलेंगे। तो जैसे अब 2017 में अर्जेंटीना में समिट हुई, फिर 2018 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में होना था पर वो भी नहीं हुआ क्योंकि कोरोना आ गया। फिर सीधा 2022 में होगा, फिर 22 के बाद 23 और अब 24 में, क्योंकि 2 साल का गैप। तो समटाइम्स इट विल हैपन कि दे विल नॉट मीट यूजुअली फॉर 2 ईयर्स, बट नॉर्मली दे ट्राई टू मीट एवरी 2 ईयर्स। अब हमें समझते हैं डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों पैदा हुआ और ये क्या चीज को सॉल्व करना चाहता है। बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। हमने अब तक देखा कि ये डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ वगैरह बोल रहे हैं कि आपने हर चीज प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें इंपोर्ट करो और आपकी जो स्पेशलिटी है उसको आप एक्सपोर्ट करो। लेकिन पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो तो हमेशा अपने लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहेगा इंटरनेशनल कंपटीशन से, क्योंकि वो सब लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट उसको इलेक्शन फंडिंग में, डोनेशन में पैसा देंगे। इसलिए अगर अमेरिका से अच्छी कार है तो भी जर्मनी ये कहेगी कि नहीं तुम्हारी कार तो बकवास है और हम तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, हम तो जर्मनी की कार को प्रमोट करेंगे। या हो सकता है जर्मनी से बेस्ट लेंस क्वालिटी और ऐसे कैमरा एक्सपोर्ट हो, लेकिन जापान वाले कहेंगे हमारी सोनी कैमरा इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी तो जर्मन कैमरा पे हम ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी लगा देंगे। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इंटरनेशनल ट्रेड कभी प्रमोट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट था तो उसने ये नियम बना दिया कि ये जो एशिया यूरोप कहीं से अगर स्टील आता है, कार आता है, स्कूटर आता है, उस पे मैं 25% टैक्स लगाऊंगा। तो अगर आप 1 लाख का स्कूटर भेजो तो उधर 1.25 लाख का होगा, तो कोई अमेरिकन आपका बजाज स्कूटर खरीदेगा ही नहीं। तो ये तो एक जात का बैरियर हो गया ना, ये जो कटीली ये नुकीली तार है, इट इज अ बैरियर। और ये कैसे उसने बना दिया, बाय इंपोजिंग हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। तो ऐसे जो भी बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे जो बाधाएं बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर की मतलब क्या है कि वो टैक्स को चेंज करके कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। डब्ल्यूटीओ का काम है कि वो इस बैरियर को हटा के इसको डिलीट कर दे। कैसे करेगा, उसके 2 एग्रीमेंट है। अगर गुड्स यानी वस्तुओं पे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है इंपोर्ट पे, तो जीडब्ल्यूटी एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर और जो भी दूसरी डिजिटल सर्विसेज है, ई लर्निंग, इन पे अगर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो उसको कम करने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिंग सर्विसेज, ऐसे 2 इनके एग्रीमेंट्स हैं। अब आपके यहाँ तो उस हिसाब से ठीक है 25% नहीं होना चाहिए, मान लो 5% टैक्स होना चाहिए, ओके। बट समटाइम्स इट में हैपन कि कोई देश बदमाशी करे, तो फिर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करें। अगर उनका माल बेस्ट क्वालिटी का है, रीजनेबल प्राइस का है, तो हम खरीदें। पर जानबूझ के अगर वो कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमें तो एक्शन लेना पड़े। उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा आता है कि डंपिंग ड्यूटी, ये सब क्या है। मान लीजिए हेयर ऑयल, चाइना के मार्केट में उसका प्राइस चलता हो 100 रुपीज, आपको वहां तो युआन या रेनमिन की करेंसी है, पर इक्विवेलेंट में समझो कि 100 रुपया है। लेकिन जब वो इंडिया को एक्सपोर्ट करे तो जानबूझ के 80 रुपये में एक्सपोर्ट करे। मतलब आप समझो उसका ऑयल 100 रुपये का है, चाइना के मार्केट में 100 रुपये में सेल करते हैं, पर इंडिया भेजे तो 80 में भेज दे। ऐसा वो क्यों करेगा, क्योंकि मान लीजिए इंडिया की लोकल ब्रांड हो पैराशूट, जिसका चला हो सपोज 90 रुपीज का ऑयल हो, तो ये इसको बर्बाद करना चाहते हैं, चाइना वाले पैराशूट को बर्बाद करना चाहते हो इंडिया की लोकल इंडस्ट्री को। दैट मे बी द प्लान। आपके ऊपर वो तो खुद का भी लॉस कर रहा है ना, पर आप समझो लॉन्ग रन में क्या होगा, पैराशूट ब्रांड बचेगी नहीं, तो आप 90 रुपये का हेयर ऑयल खरीद नहीं पाओगे, फिर आदमी बदमाशी अब 100 रुपये का है। इफ यू थिंक अबाउट दिस, अभी 2-3 दिन पहले मुझे मोबाइल रिचार्ज करना था, एक जमाने में आप याद करो मे भी 125 रुपये में हो जाते मोबाइल, आजकल तो मतलब 200, 300, 500 रुपये कुछ भी चल रहा है। पूरे साल का मोबाइल रिचार्ज में भी 600 to 900 रुपये होते हैं, अभी सीधा 2500 रुपये होता है, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन लेफ्ट। और जो बचे उनका जो भी आपस में कल्यूजन या कार्टेल बन गया। तो ये चीज जो हो रही है, चाइना जानबूझ के अपना माल चाइनीज मार्केट में 100 रुपये का इंडिया के मार्केट में 80 में बेच रहा है, इसको बोलते हैं डंपिंग। दे आर डूइंग डंपिंग टू डिस्ट्रॉय इंडियन सेलर्स। तो सरकार इस पे, इंडियन गवर्नमेंट अपने लोकल सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर को कैसे प्रोटेक्ट करे। तब वो ये करेंगे इंडियन गवर्नमेंट कि चाइनीज इंपोर्टेड माल पे कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, हाँ वो तो लगेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कायदे से, प्लस एक और टैक्स लगेगा जिसको हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, और तीसरा लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर चौथा लगेगा आईजीएसटी। बाकी तो जो लगने वो तो टैक्स लगेंगे ही लगेंगे, जो हमने पिलर 2 में पढ़े थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट एडिशनली वन मोर टैक्स दैट विल बी एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आप सोचो एंटी डंपिंग ड्यूटी का परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में तो कोई सेंस बनती नहीं ना, क्योंकि परसेंटेज में 25% भी बोलो तो ये तो लो प्राइस पे बेच रहा है। इसलिए यूजुअली एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, पर यूनिट होती है, एड वैलोरम नहीं होती है। एड वैलोरम मतलब क्या, परसेंटेज में एक्सप्रेस करता हो, वो सिगरेट और वो सब याद करो, हमने पढ़ा था पिलर 2 में। एड वैलोरम या परसेंटेज में चार्ज करोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जानबूझ के प्राइस ही लो रखा है, इसलिए पर यूनिट होता है कि तुम्हारे एक बॉटल पे 100 रुपये का टैक्स लगेगा पर यूनिट। तो ऐसा पर यूनिट टैक्स यहाँ लगाने की सेंस बनती है। तो ये भी एक कारण है क्यों कुछ जगह एड वैलोरम टाइप के टैक्स जमते नहीं, पर यूनिट टैक्स लगाने पड़ते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी नॉर्मली पर यूनिट टाइप का टैक्स होता है, दे डोंट केयर अबाउट द प्राइस, दे केयर अबाउट द क्वांटिटी। चलिए ये तो एक बात है, चाइना बदमाशी करता है, तो टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री हमने क्या किया, चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, दैट इज ओके। अब समझते हैं दूसरा प्रॉब्लम।
अब आप ये जो चार्ट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर करो अभी के लिए, अभी राइट हैंड साइड पे फोकस करो। मान लीजिए एक देश है वियतनाम कि जिसके लोकल मार्केट में हेयर ऑयल वो 60 रुपये में मान लीजिए बेचता है, मतलब उसकी जो भी लोकल करेंसी होगी अपन 60 रुपये में वो बेच रहे हैं, यानी कि वहां पर कोकोनट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो दे आर एबल टू सेल फॉर 60। और फिर वही था वियतनाम वाले, इधर थाई लिखा है गलत है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो असल में मैं कुछ और लिखा था, फिर उसका फ्लैग का मुझे आइकन नहीं मिला था, तो मुझे बदलना पड़ता, समथिंग लाइक दैट, फिर ग्राफिक्स में चेंज करता हूं। ये सो पॉइंट इज, ये थाईलैंड या वियतनाम में वो हेयर ऑयल 60 रुपये में बेच रहे हैं, और फिर इंडिया में एक्सपोर्ट करें तो इंडिया में भी 60 रुपये में एक्सपोर्ट करें, तो मतलब आप समझो दे आर नॉट डूइंग डंपिंग। डंपिंग चाइना कर रहा था, जो लोकल मार्केट में 100 और इंडिया में 80 में बेच रहा था। ये थाईलैंड या वियतनाम वाले ऐसा नहीं, वो तो लोकल मार्केट में भी 60 और इंडिया में भी 60 में ही बेच रहे हैं, सो दे आर नॉट डूइंग डंपिंग। लेकिन फिर भी हमारी कोकोनट या पैराशूट इंडस्ट्री का तो सेट स्माइली हो जाएगा ना कि हमारा तो 90 रुपीज का है, हाउ कैन वी कम्पीट विद देम। उनकी वियतनाम या थाईलैंड वालों की तो ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, तो वो तो सस्ता ही बेचेंगे, तो हम तो मर जाएंगे। ऐसी इंडियन पैराशूट कंपनी की कंप्लेन हो, तो ऐसे केस में डंपिंग तो होने रही है, तो भी इंडियन गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करे? इंडियन गवर्नमेंट ये करेगी कि ये जो भी वियतनाम या थाईलैंड से ऑयल आता है उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट पे करेक्ट, वो तो कायदे से लगेगी, प्लस एक नया टैक्स लगेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी। एंटी डंपिंग ड्यूटी वो उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वियतनाम वाले हम तो पे डंपिंग नहीं करे, तुम हमको बदनाम करे हो, सो वी नॉट कॉल इट एंटी डंपिंग ड्यूटी, वी कॉल इट काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्लस उस पे सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज या जो भी, प्लस आईजीएसटी लगेगा, जो हमने पिलर 2 में देखा था। तो कुल मिलाकर बात क्या है, टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन या फॉरेन एक्सपोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट दो जाके टैक्स लगा सकती है। अगर डंपिंग हो रहा है जैसे चाइना से, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग नहीं हो रहा है फिर भी प्रोटेक्ट करना लोकल इंडस्ट्री को, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एक एक दो लाइन में ये याद रखना है। क्या हम वापस आते, तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि हमेशा कोई पॉलिटिशियन अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करता है और इसके लिए इंपोर्टेड चीजों पे ज्यादा टैक्स लगाता है, जिसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। अगर वस्तुओं में गुड्स में हो रहा है तो उसे लड़ने के लिए डब्ल्यूटीओ का जीडब्ल्यूटीटी नाम का एग्रीमेंट है। सर्विसेज में से ज्यादा टैक्स लग रहा है इंपोर्टेड चीजों पे, तो उसे लड़ने के लिए डब्ल्यूटीओ का जीएटीएस एग्रीमेंट है। नेक्स्ट, मान लीजिए ये एग्रीमेंट्स के चलते अमेरिका का ठीक है टैक्स तो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, लोकल कार पे अगर 18% टैक्स है तो इंडियन कार पे भी 18% टैक्स, बट फिर वो अमेरिका नए बैरियर्स क्रिएट करेगा। अमेरिका ये कहे कि देखो डेट्रॉइट के अंदर जो कार मेकर्स हैं उनको रबर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब खरीदने के लिए मैं अमेरिकन गवर्नमेंट डेट्रॉइट कार मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दूंगा। या दूसरा, उनको डेट्रॉइट में नया फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए मैं मुफ्त में जमीन दे दूंगा, या $1 में 99 ईयर्स की लीज पे जमीन दे दूंगा। टैक्स तो क्या, इस पे टैक्स की बात नहीं करें, पर सब्सिडी और फ्री में लैंड वगैरह देके मैं उनकी मदद करूंगा। अब स्वाभाविक है ऐसा सब होगा तो डेट्रॉइट में बनने वाली कार हो सकता है वो 80,000 में बन जाए, और इंडिया से जो कार जा रही है वो 1 लाख की होगी, तो इंडियन कार को अमेरिकन परचेज नहीं करेंगे। देन हु विल बाय आवर कार्स इन अमेरिका, देयर लोकल अमेरिकन कार्स बिकम सो चीप। तो यहाँ आप समझो टैक्स में कोई चेंज नहीं किए, पर दूसरे जाति बैरियर्स क्रिएट किए, इसको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि टैक्स नहीं लगा है, मतलब टैक्स लगता है पर नॉर्मली लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर शुल्क बाधाएं। तो अगर ऐसा कोई लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी दे के उनको सस्ता करवा दे ताकि कोई फॉरेनर उनके साथ कम्पीट नहीं कर सके, उससे लड़ने के लिए क्या है, डब्ल्यूटीओ के 2 एग्रीमेंट है। अगर खाने पीने का सामान है, फूड आइटम्स है, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उसमें सब एग्रीकल्चर सब्सिडी पे लिमिट्स है। अगर नॉन फूड आइटम्स है, जैसे ये गुड सर्विसेज वगैरह जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे कार है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उस पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, उसके लिए रूल रेगुलेशन या एग्रीमेंट उसको कहते हैं सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स यानी एससीएम एग्रीमेंट। इसमें सब लिखा हुआ है कि आपके देश का क्या जीडीपी है या कितना आपका आउटपुट है, उसका इतना परसेंट से ज्यादा सब्सिडी नहीं हो सकती वगैरह। सो फूड आइटम्स के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, नॉन फूड आइटम्स के लिए सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। ये क्या चाहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर से लड़ना चाहते हैं। ये सब आपके हैंडआउट में माइंड में दिया है, अब आप देखो टाइप्स ऑफ बैरियर्स, और उसमें मैंने लिखा है नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब जिसमें टैक्स के अलावा वाले बदमाशी हो रही है। सब टॉपिक सब्सिडीज, तो सब्सिडी के अंदर जो फूड सब्सिडी है उसको रेगुलेट करने के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और नॉन फूड जैसे कार, मोबाइल, लैपटॉप है उसके सब्सिडी को रेगुलेट करने के लिए सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। सो दैट इज दैट। तीसरा, मान लीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट टैक्स में भी कोई चेंज ना करे, ना ही लोकल इंडस्ट्री को कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी दे, पर नए जाके रूल्स रेगुलेशन बना दे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन गवर्नमेंट कहे कि जब हमें अपने आईएएस ऑफिसर्स की रॉयल एंट्री के लिए कार खरीदने होंगे तो सिर्फ हम अमेरिकन कार खरीदेंगे, इंडियन कार नहीं खरीदेंगे। इंडियन कार मेकर्स कैन नॉट अप्लाई इन द टेंडर या परचेज ऑर्डर्स व्हेन यूएस गवर्नमेंट वांट्स टू परचेज कार्स। तो यहाँ देखो ना टैक्स की बात है ना सब्सिडी की बात है, उन्होंने सीधा बयान नहीं करेगा कि तुम लोग आ नहीं सकते, तो दिस इज नॉन टैरिफ बैरियर। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट ये कहे कि देखो जो भी कार पेंट है, कार पे जो रंग लगा है उसमें इतना लेड, आर्सेनिक, ये इतने एक्सपर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो ऐसी अतरंगी लिमिट हो कि वो लोग कंप्लाई कर सके, इंडियन इंडस्ट्री कंप्लाई ना कर सके। तीसरा कहे कि सभी कार के ग्लास पे एंटी यूवी कोटिंग होना चाहिए, कार के सभी 4 या 6 या 8 सीट है सब पे एयरबैग होने चाहिए वगैरह। अब आप समझो अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो ज्यादा एयरबैग भी लगे तो भी उनकी कार ठीक ठाक प्राइस पे बन जाए। इंडिया के पास वो सब टेक्नोलॉजी या पेटेंट नहीं है, सब यूवी कोटिंग या एयरबैग जो भी, या अपने पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, या ऐसे लोग नहीं है जो ऐसा सब सस्ते में मैन्युफैक्चर करते। तो अगर उन सबसे हम कंप्लाई करें तो हो सकता है नैनो कार जो 1 लाख की है वो सीधी 2 लाख रुपए की हो जाए, बिकॉज़ ऑफ दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ यूवी कोटिंग एंड एयरबैग्स। तो फिर अगर एक्सपोर्ट भी करोगे कोई खरीदेगा नहीं अमेरिका, तो ये हो गया नॉन टैरिफ बैरियर, गैर शुल्क बाधाएं। डब्ल्यूटीओ इससे भी लड़ता है। डब्ल्यूटीओ रेगुलेट कैसे करता है कि अगर खाने पीने का सामान है जैसे मैंगो, अब अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसा कहे कि देखो मैंगो पे 0% बैक्टीरिया होनी चाहिए, अदरवाइज हम उसके इंपोर्ट को बैन कर देंगे। तो आप समझते हैं रियल लाइफ में बैक्टीरिया एवरीवेयर, हम सांस भी लेते हैं लेकिन सब कुछ थोड़ा तो होगा, 2% या 1% बैक्टीरिया हर जगह पे होगा। तो ये तो साइंटिफिक बात नहीं है ना कि 0% बैक्टीरिया अदरवाइज वी विल बैन इट। तो फूड प्रोडक्ट जो है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके सेफ्टी के स्टैंडर्ड हो सकते हैं करेक्ट, पर वो साइंटिफिक होने चाहिए, अनसाइंटिफिक नहीं। उसके लिए अगर जो फूड आइटम्स हैं तो उन पे ऐसी चीजों के क्वालिटी कंट्रोल के रूल्स बन सकते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स यानी एसपीएस एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंगो या कोई भी चीज है उस पे कितनी जंतुनाशक दवा या पेस्टिसाइड का रेसिड्यू होना चाहिए, या मैंगो एक्सपोर्ट हुआ उसमें कितने फ्रूट फ्लाई या जीव जंतु मक्खियां होनी चाहिए, इतने से ज्यादा नहीं, अदरवाइज वो हमारे अमेरिकन लोगों की हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए, एनवायरमेंट के लिए खराब होगा, इसलिए हम उसको बैन कर सकते हैं। तो फूड आइटम के लिए याद रखना है एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। नॉन फूड आइटम से जैसे कार में ये 4 एयरबैग होने चाहिए वगैरह, उसमें साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, अनसाइंटिफिक नहीं होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यानी टीबीटी एग्रीमेंट, टीबीटी एग्रीमेंट। तो ये भी हैंड आउट में दिया, जस्ट लेट मी क्विकली कैप्चर दिस। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स ज्यादा लगा दिया तो टैरिफ बैरियर्स, उसे लड़ने के लिए गुड्स है तो जीडब्ल्यूटी, सर्विस है तो जीटीएस। बिना टैक्स के भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा क्वालिटी कंट्रोल के अतरंगी रूल्स बना दिए जाए। तो अगर फूड आइटम में ऐसा करें तो रेगुलेट करने सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एसपीएस। नॉन फूड आइटम जैसे कार व्हीकल वगैरह तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड टीबीटी एग्रीमेंट। सब्सिडी ज्यादा देके लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हाँ तो अगर नॉन फूड आइटम है तो सब्सिडी काउंटर वेलिंग मेजर्स, फूड आइटम है तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो दैट्स इट डब्ल्यूटीओ। आके तुम इसको इतना क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए आप पाएंगे डब्ल्यूटीओ आप पीवाईक्यू के रूप में देख लो, इवन नॉन आईएएस एग्जाम, स्टेट सर्विस, सीडीएस, सीपीएफ, जब उनको इंटरनेशनल ट्रेड का पूछना उनके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो सब करेंसी एक्सचेंज एफडीआई टाइप का थियरी पूछ लो, या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पूछना डब्ल्यूटीओ और उसका कुछ आगे पीछे पूछ लो। तीसरा भी होता है कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट वगैरह पूछ लो। लेकिन आप एक प्रोफेसर के रूप में सोचो और उसमें भी स्टेट पीसीएस
का पेपर आपको बनाने को बोला गया, तो उसको एक तो मतलब डिफिकल्टी इजी रखनी है और थोड़ा खुद भी आलसी बनो कि कौन न्यूज़पेपर में चेक करे अभी कौन सा करंट सबमिट हुआ उसका एमसीक्यू बनाते हैं, यही बुक से उठा के कर लेते हैं। तो इसलिए ये सब आते रहते हैं। खैर इसमें आजकल इंडिया में भी एक चीज़ चर्चा में रही। कुछ दिनों पहले अगस्त महीने में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा कि अच्छा अमेरिका या चाइना से जो भी लैपटॉप टैबलेट इंपोर्ट होते हैं, तो ऐसे इंपोर्टर्स ने लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही हम उनको इंपोर्ट अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं अलाउ करेंगे। तो यहाँ देखो टैक्स की बात नहीं हो रही है, सब्सिडी की बात नहीं हो रही है, तो ये का नॉन टैरिफ बैरियर हुआ कि लैपटॉप इंपोर्ट पे या तो बैन या उस पे लाइसेंस हम करेंगे। स्वाभाविक है यूएस चाइना वगैरह को मजा नहीं आएगा, तो उन्होंने ठान ली इंडिया के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करेंगे और फिर टिट फॉर टैट कि वो लोग भी कुछ प्लान करेंगे कि अच्छा इंडिया से जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में आएंगे हम उस पर भी टैक्स और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कर देंगे अगर वो भी ऐसा इंडिया वाले करें। तो फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी अपना दूसरी साइड से डोर की बजाय चालू किया कि नहीं नहीं लाइसेंस तो नहीं चाहिए, यू कैन देना इंपोर्ट करो, बट बस हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करके आप डेटा दे देना कि कौन से देश से आपने कितना माल भेजा है। मतलब अभी तो तुमने बोला कि लाइसेंस रिक्वायर्ड, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री करने मेरे को आई डोंट रिमेंबर वेरी वेल, तो नहीं आई रिमेंबर वेरी वेल। ये दिखाता है पॉलिसी अनसर्टेनिटी, स्पेलिंग में गलत हो सकता है, नीतियों में अनिश्चितता, पहले बोलते करेंगे फिर कहते नहीं करेंगे, और ये सिर्फ एक नहीं ऐसे और भी अलग अलग एग्जांपल्स हैं। मेंस पेपर 2 के अंदर एक मुद्दा है पॉलिसी जो भी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन एंड डिजाइन, तो ये सब उसमें सोचने समझने के विषय है। इससे जो भी इंपोर्टर है उसके लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, मैं अपना बिजनेस मॉडल क्या रखूं, उसके चलते दे बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन लॉबिंग। क्योंकि आप समझो अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी दूसरी साइड से ढोल की बजा रहे हैं कि लाइसेंस नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या काफी लॉबिंग हुआ होगा, काफी प्रेशर ग्रुप उन्होंने दबाव डाला होगा कि ये सब नहीं चलेगा। एंड देन उसके लिए जो भी एक्स वाई जेड तरीके वो अपना, तो वो भी मेंस प्रेशर के मेंस पेपर 2 में होता है, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप एंड सिविल सोसाइटी वगैरह। तो वो जब आपको बड़े कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स लिखने हो तो ये सब काम में आता है। वो मेंस के जो अभी क्लासेस होंगे आफ्टर दिवाली उसमें हम देखेंगे। डब्ल्यूटीओ के मेजर एग्रीमेंट्स हमने देखे, इसके अलावा कुछ और भी एग्रीमेंट्स है वो समझते हैं। विदेशी निवेश के लिए मतलब एफडीआई खासकर जो इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हो, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड के साथ जुड़ा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जो है उसमें जो एफडीआई वगैरह आता हो, उसको रेगुलेट करने के लिए ट्रीम्स अग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की डीवीडी की पायरेसी होती हो, तो कॉपीराइट पैटर्न ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिन सबके बारे में हम लोग पिलर 4 बी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ेंगे, तो पायरेसी या काउंटरफेट या सेकंड कॉपी गुड्स या फर्स्ट कॉपी गुड्स जो होते हैं, नाइकी का नकली जूता बना दिया जाए, उससे लड़ने के लिए ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरा, कुछ ऐसे अग्रीमेंट है जिसमें सब मेंबर्स ने हस्ताक्षर नहीं किए, देयर आर सम अग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज, जैसे डब्ल्यूटीओ का एयरक्राफ्ट का अग्रीमेंट, डेयरी प्रोडक्ट का अग्रीमेंट, बोवाइन मीट जानवरों के मांस का अग्रीमेंट कुछ देशों ने साइन नहीं किया है, तो ऐसे अग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स। ये सब थे मेजर एग्रीमेंट्स। अभी एक और नया आया है एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, अलग से किया कि ये बहुत ज्यादा समुद्र से मच्छी पकड़ रहे हैं चाइना वाले, सब बर्बाद कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो उसको रेगुलेट करना है, तो ऐसी एक और अग्रीमेंट बनी 2022-23 में, एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, जो ब्रेक के बाद हम लोग समझेंगे। ओके, तो हमने अब तक क्या समझा, डब्ल्यूटीओ उसमें बैरियर्स और सब्सिडी, उसके बारे में कुछ हमने समझ ली। सब्सिडी में और भी एडवांस टॉपिक है, पर वो ऐसे टॉपिक है जो हम लोग मेंस में समझेंगे, अभी सिर्फ प्रीलिम के लिए काफी उतना देख रहे हैं। दूसरा, डिस्प्यूट्स। हम अलग अलग देशों को बोले इतनी सब्सिडी मत दो, इतना टैक्स मत कलेक्ट करो, पर मान लीजिए सामने कोई देश बात नहीं माने, तो फिर कोई पुलिस या कोर्ट है कि नहीं, तो जवाब है हाँ, एक हाई कोर्ट है जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डीएसबी। अब उसमें कई बार केस जाते हैं, पर यूजुअली ये होता है अमेरिका जीत जाता है, इंडिया हार जाता है। वो क्या केस थे मेंस में समझेंगे। एक बार कुछ ऐसा था कि इंडियन गवर्नमेंट सोलर पैनल्स पे, इंडिया में सोलर पैनल पे सब्सिडी देंगे, अमेरिका से आ रही है तो नहीं देंगे। फिर एक बार इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो अमेरिका की मुर्गियां हैं उससे एवियन इन्फ्लुएंजा होगा, तो इसलिए इसको अमेरिका से इंडिया नहीं आने देंगे। अमेरिका वालों ने दलील दी कि भाई तो तुम्हारे तो एवियन इन्फ्लुएंजा वैसे भी हो रहा है, तो हमारी मुर्गियों से कहां हो रहा है, तो ये अनसाइंटिफिक है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट के खिलाफ है, वो मेंस में समझेंगे। कुल मिला के बात ऐसी है कि अमेरिका जीत जाता है, इंडिया हार जाता है। तो ये हाई कोर्ट था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट है डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी, मतलब समझो हाई कोर्ट है डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके ऊपर अपील में इंडिया जाना चाहेगा क्योंकि इंडिया गॉट डिफीटेड, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ का अपीलेट बॉडी। इंडिया उधर अपील करता है, पर मजे की बात यह है कि उधर जज नहीं है या कम जज है, इसलिए कोई केस का कोई निपटान होता नहीं, बिकॉज ऑफ जजेस वैकेंसी। आपके पास जज की वैकेंसी क्यों है, इधर रिक्रूट कर लो ना, एग्जाम ले लो, क्या है। बात ऐसी है कि ये जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी है, यहाँ पे उसका सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो मेंबर्स है जिसको हम बोले जज, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, एग्जाम से अपॉइंट नहीं होते, डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के कंसेंसस से होते हैं। कंसेंसस का मतलब है कि 100% वोट इन फेवर, एक भी वोट ऑब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए, नो मेंबर नेशन शुड फॉर्मली ऑब्जेक्ट टू द जज कैंडिडेट्स नेम। तो डोनाल्ड ट्रंप ने झंडे उठा लिए, कोई भी जज का नाम आए, चाहे कितना अच्छा हो कितना टैलेंटेड हो, वो सीधा कह देगा नो। यूएस केप्ट ब्लॉकिंग न्यू अपॉइंटमेंट्स, और ये ऐसी सिस्टम है मेजॉरिटी डिसीजन, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 100% इन योर फेवर ओनली, देन द जज विल बी रिक्रूटेड। तो इसलिए ये बॉडी में क्या होगा, डिसफंक्शनल हो जाएगी, जज कम रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। एज रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो केस होते हैं, मान लीजिए इंडिया हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में तो जज ही नहीं है, तो कोई इंसाफ हो नहीं सकता। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि इंडिया को डिफीटेड, पर इंडिया कोई बात मानता नहीं। इंडिया का ये कहना है कि देखो हमने तो अपील के लिए ऊपर किया था, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया अपील, पर जज ही नहीं है, तो हम नीचे किया था, मतलब हाई कोर्ट का बात क्यों माने, क्योंकि हम तो अपील में गए ना, हम जीत भी सकते हैं, तो जब तक नहीं जीते तो हम क्या करें। सो इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर, याद रखना डब्ल्यूटीओ की बात है तो कॉमर्स मिनिस्टर आता है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आता है। आईएमएफ की बात है तो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, डब्ल्यूटीओ की बात है तो कॉमर्स मिनिस्टर आता है, क्योंकि याद करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई एफडीए का काम कौन देखता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है। सो कॉमर्स मिनिस्टर विल कम इनटू पिक्चर व्हेन डब्ल्यूटीओ मैटर्स कम। तो कॉमर्स मिनिस्टर का ये कहना है कि वी विल नॉट इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल के ऑर्डर्स बिकॉज़ अपीलेट बॉडी में हमने तो डाली अपील और वो सब पेंडिंग है। खैर, तो ये बात ऐसी हुई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि जज वैकेंसी के चलते काम नहीं होता। तो अगर फॉर्मल लीगल सिस्टम ठीक से काम नहीं करे तो क्या करना पड़े, इनफॉर्मल कुछ नया बनाना पड़े, मान लीजिए खाप पंचायत या कुछ अपना अलग से ऐसी कोई चीज बन जाए। तो क्योंकि डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी के अंदर क्राइसिस है, तो यूरोपियन यूनियन और चाइना उन्होंने सोचा कि हम अलग से अपनी पंचायत बना लेते हैं। उसको बोला गया मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन एमपीआई। ये टेंपररी सॉल्यूशन है कि ये अलग से अपनी कुछ है खाप पंचायत जो हमारी न्याय करेगी, क्योंकि जो फॉर्मल कोर्ट सिस्टम है उसमें मजा नहीं आ रहा है या उसमें जज नहीं है या कुछ है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अब इंडिया का इस पे क्या रुख है, इंडिया का ये कहना है हमें ये एमपीआई नाम की जो आपने अलग पंचायत बनाई हमको मंजूर नहीं है। हमें तो जो ओरिजिनल चीज थी, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट डब्ल्यूटीओ अपीलेट बॉडी, उसका रिस्टोरेशन करो, उसमें जो जज है उसको रिक्रूट करके मैटर खत्म करो। ये अलग जो है ये सब बाइंडिंग नहीं है लीगली, तो वो उसमें मजा नहीं आता है। ये सब भी आपके हैंडआउट में दिया है, सुकून से देखना। ओके, तो वी लर्न अबाउट बैरियर्स एंड सब्सिडीज, और उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हमने देखे। उसके बाद के मुद्दे आते हैं कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, अलग अलग एग्रीमेंट्स क्या बोल रहे हैं, दैट वी विल सी। बट विद द फ्रेश माइंड, सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. One more minute. और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रणय, विशाल, पलक, हेमंत, छवि, त्रिभुवन, विराट, अकबर, अनदर स्थान वी मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो हम लोग समझ रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ समझ लिया, डब्ल्यूटीओ को डिटेल में समझ रहे हैं, बेयर सब्सिडी समझा। अब हमें देखना है मोस्ट फेवर्ड नेशन टॉपिक क्या है। व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे अग्रिम वरीयता वाला देश। मान लीजिए एक शादी चल रही है, तो क्या इंडिया ने पाकिस्तान को इन्वाइट करना चाहिए कि नहीं, या स्विट्जरलैंड को इन्वाइट करना चाहिए कि नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट ये कहता है, अगर कोई आपको उनकी शादी में बुलाता है तो आपने उसे अपनी शादी में बुलाना चाहिए। इफ समवन इनवाइट्स यू टू देयर वेडिंग, यू शुड रेसिप्रोकेट। फॉर एग्जांपल, सपोज ऑस्ट्रेलिया ये कहे कि डियर इंडिया, आपके जितने इंडियन शूज ऑस्ट्रेलिया में आएंगे हम उस पर 0% इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर शू इंपोर्ट कौन हुआ? इंडिया, क्योंकि इंडिया से जूते आएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। हार्ट इमोजी। तो ये आप समझो एक प्रकार से उसने हमें उसकी शादी में इन्वाइट किया, तो अब हमने भी हमारी वेडिंग में उसको इन्वाइट करना चाहिए। तो इंडिया ने कहा ठीक है डियर ऑस्ट्रेलियंस, जब भी आप लोग कोल एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को, उस पर हम लोग 0% कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। तुमको भी हमने हार्ट इमोजी दे दिया, तुम्हें हमें दे दिया। यानी इंडिया के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर कोल इंपोर्ट इज ऑस्ट्रेलिया। आप समझो सेम चीज पे जरूरी नहीं है कि दोनों टैक्स जीरो कर दे, कि इंडिया के शूज पे जीरो किया तो हम भी ऑस्ट्रेलिया के शूज पे करें। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं। जस्ट लाइक किसी ने अपनी वेडिंग में आपको इन्वाइट किया, उसकी 5 स्टार सब है, डीजे डांस पार्टी वगैरह, आपकी जो है वो नॉर्मल सी वेडिंग है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू इनवाइटेड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समवन इनवाइट्स यू टू योर वेडिंग, यू शुड रेसिप्रोकेट। इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या ये हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। ये क्या अलाउड है डब्ल्यूटीओ में? यस दे आर अलाउड। अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर किसी ने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया, तो आप उसे अपनी शादी में बुलाना अनिवार्य नहीं है, नॉट नेसेसरी। इफ समवन डिड नॉट इनवाइट यू टू हिज वेडिंग, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू इनवाइट हिम बैक। मतलब अगर चाइना ये कहे कि देखो डियर इंडियंस, तुमने तो ऑस्ट्रेलिया के कोल पे 0% टैक्स लगाया, तो मेरा चाइना से भी कोल है, उस पे भी तुम 0% टैक्स लगाओ। तो उस वक्त हमने उसको पूछना चाहिए भाई तुमने अपनी मैरिज में हमको बुलाया था, मतलब डियर चाइना, क्या हमारे शूज हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, या हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, या सी फूड एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या तुम 0% टैक्स लगाओगे? स्वाभाविक वो नहीं लगाएगा, तो भाई तो तुमको भी हम अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इफ यू रिमेन अ फ्रेंड, वी विल आल्सो रेसिप्रोकेट विद फ्रेंडशिप। हालांकि अगर आपका दिल बड़ा है तब बुला भी सकते हैं। इफ योर हार्ट इज बिग, यू मे डू सो। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया की चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने हमेशा अपना दिल बड़ा रखा, तो चाइना से माल पाकिस्तान से आए उस पे हम लोग लो टैक्स रखते थे। तो ये चीज हुई मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट फेवर्ड ट्रीट किया उन्होंने, हमें मोस्ट फेवर्ड ट्रीट किया। चाइना वाला है कि हमको भी मजे दो, पर हमने उसको पूछा तुम हमें मजे दोगे, तो जब नहीं वो तो हमारी चीज पे टैक्स लगाता है, तो देन वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हम उस टैक्स को माफ कर दें। इफ देयर इज नो रेसिप्रोसिटी, देन चाइना कैन नॉट कंप्लेन एट डब्ल्यूटीओ। चाइना डब्ल्यूटीओ में ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि देखो ऑस्ट्रेलिया से जो शूज आते हैं इस पे 0% टैक्स है और हमारे शूज पे ये लोग 18% टैक्स मांग रहे हैं। ऐसा डब्ल्यूटीओ पे वो जाके कंप्लेन नहीं कर सकता। डब्ल्यूटीओ कहे भाई तो तुम भी कर दो ना आपस में सब सेटिंग, जैसे ये हो रहा है। नेक्स्ट, आपका दिल बड़ा है तब बुला भी सकते हैं, भले सामने वाला आपको इनवाइट ना करे उसकी वेडिंग में। इफ योर हार्ट इज बिग, यू मे इनवाइट हिम इवन इफ ही डिड नॉट इनवाइट यू। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पे कभी टैक्स कम नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिया ने पाकिस्तान से आने वाले प्रोडक्ट्स पे हमेशा टैक्स कम रखा था। लेकिन फिर हुआ पुलवामा अटैक, उसके बाद हमने कि भाई तुम इस दोस्ती के लायक नहीं हो, तो अब से उनको हमने ये मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो ट्रीटमेंट हम देते थे वो सब बंद कर दी, तुम पे तो 200% टैक्स लगाएंगे। क्या इसके खिलाफ पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर सकता है? कर तो सकता है। आपको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा फिर भी आप फर्जी एफआईआर तो कर सकते हैं, पर उसका फिर कोई सामने पुलिस इंसाफ करेगी नहीं। तो पाकिस्तान को वो जाए तो सकता है, पर डब्ल्यूटीओ वाला ये कहेगा चलो तुम इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली ट्रीटमेंट दो ना, तब हम बात सुनेंगे। सो दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन कंसेप्ट। अब एक और कि ये तो ठीक है, ये तो सब अमीर देश थे या ठीक ठाक देश थे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, तो इनकी गेम कैसे चलेगी? तुमने वेडिंग में बुलाया कि नहीं, हम वेडिंग में बुलाएंगे कि नहीं। पर मान लीजिए सोमालिया है कि मैं तो बहुत गरीब हूं, तो फिर उसको वेडिंग में, हाँ भाई तुम तो बहुत गरीब हो, तो तुमको तो शादी में खाने के लिए बुलाएंगे, भले तुम अपनी शादी में हमको नहीं बुलाओ क्योंकि तुम तो बहुत गरीब हो, तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू इनवाइट अस टू योर वेडिंग। तो उससे बात आती है लीस्ट डेवलप कंट्री और उनके लिए ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस। समझते हैं लीस्ट डेवलप कंट्री मतलब ये सोमालिया, युगांडा, ऐसे सब गरीब देश आप समझते हैं, बहुत गरीब। प्रश्न बहुत गरीब है, उसका कौन सर्टिफिकेट देता है? तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन, उसकी इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो भी सूडान या साउथ सूडान या सोमालिया, दे आर लीस्ट डेवलप कंट्रीज, एलडीसी। तो एलडीसी के लिए डब्ल्यूटीओ के रूल्स ये हैं कि बाकी सब देशों ने, मतलब जो भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने लीस्ट डेवलप कंट्री को ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस देनी चाहिए फॉर द एक्सपोर्ट्स। ड्यूटी फ्री का मतलब क्या कि अगर सोमालिया से
सोमालिया से इंडिया अगर माल आ रहा है तो उस पर कितनी इंपोर्ट टैक्स इंडिया लगेगा? 0%। तो बता सकते ड्यूटी फ्री। कोटा फ्री, कोटा मतलब जितना भी भेजो, अगर सोमालिया 100 बॉटल भेजे तो भी ड्यूटी फ्री है, 200 भेजे तो भी, 500 भेजे तो भी। और यहाँ मतलब कोई कोटा नहीं है। और कोटा ऐसे भी नहीं है कि नेपाल से आएगा तो नेपाल को 500 बॉटल का है और सोमालिया को 10 बॉटल का, ऐसे भी कोई कोटा नहीं है। जितना देर तुम्हारी कैपेसिटी तुम एक्सपोर्ट करो, इंडिया उस पर कोई टैक्स मतलब इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। जीएसटी में भी एप्लीकेबल जो लगता है शायद, पर ये वाला तो उसको नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या एक्सेप्शन देखा, अगर कोई बहुत गरीब है तो आपने उसे अपनी शादी की दावत में बुलाना चाहिए, भले वो आपको ना बुलाता हो। इफ समवन इज वेरी पुअर यू शुड इनवाइट हिम टू योर वेडिंग फीस्ट इवन इफ दैट पुअर पार्टी डज नॉट इनवाइट यू बैक इन हिज वेडिंग फीस्ट। तो मतलब सोमालिया का माल इंडिया पे है तो हम लोग 0 टैक्स मांगेंगे, इंडिया का माल सोमालिया पे जाए वो 15% टैक्स मांग सकता है। और उस केस में इंडिया डब्ल्यूटीओ में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कर तो सकता है पर डब्ल्यूटीओ इंसाफ नहीं भाई, तो गरीब आदमी तुम क्या उसकी फरियाद लेके आओ इधर। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। तो ये हमने क्या समझा, मोस्ट फेवर्ड नेशन। यू ट्रीट अदर्स जस्ट लाइक द वे दे आर ट्रीटिंग यू। अगर वो आपको बेस्ट ट्रीट करें तो आप भी उनको बेस्ट ट्रीट करो, ऐसा एक्सपेक्टेड है। एक्सेप्शन यहाँ पर सिर्फ है गरीब देश लीस्ट डेवलप कंट्री का। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का आता है अग्रीमेंट्स एंड समिट्स। डब्ल्यूटीओ के समिट अग्रीमेंट की मैं बात करूं उससे पहले कुछ वर्ड समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमी, डेवलप कंट्रीज, तो आप विजुलाइज करो क्या, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। आपको सिर्फ वर्ड्स का स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो हम लोग पिलर 4 में समझेंगे जब हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्री है जो यूएसएसआर, सोवियत संघ था, और उसके जो साथी कुछ देश थे उनके बारे में जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लगते थे। पर यूएसएसआर का तो पता हो गया अब क्या रशिया है, वो सब क्या इंटरनेशनल रिलेशन में समझ लेना। तो मतलब अब तो सेकंड वर्ल्ड है नहीं, पर एक जमाने में हुआ करता था। थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, ये वर्ड्स का भी अलग-अलग मतलब है, वो क्या पिलर 4 डी में समझेंगे। तो अभी के लिए ये समझो किसी बात, भारत, चाइना, मेक्सिको, ब्राजील वगैरह की आपको आसानी से समझ आ जाए, आप तुरंत विजुलाइज कर सको, इसलिए मैं जब भी लेक्चर में बोलूं तो मैं कहूंगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। पर जब आप मेंस में लिखते हो तो आपने प्रॉपर वर्ड यूज करें, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये याद रखना है। दूसरा, आजकल ये जो फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये सब डेरोगेटरी टर्म्स माने जाते हैं, अपमानजनक, तो नए वर्ड हम निकाल के लाएं। ग्लोबल नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऐसा नहीं कि विषुववृत्त या इक्वेटर है और उसके ऊपर या नीचे की बात करें, ऐसा नहीं। ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो मालदार लोग हैं, जो अमीर है, तो ये जो भी फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड के देश, उनको कहते हैं वो ग्लोबल नॉर्थ है। ग्लोबल साउथ मतलब जो उनसे गरीब है, जो नीचे है, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया, चाइना वगैरह, वो क्या कहेंगे हम लोग, ग्लोबल साउथ। क्योंकि हम क्यों बोले कि हम थर्ड वर्ल्ड है, वो तो रिलेटेड थर्ड क्लास जैसी बात है, हम ग्लोबल साउथ है। सो इन द मेन आंसर राइटिंग आइदर यूज द टर्म डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और यूज द वर्ड ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। इंडिया वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ इन जी20 समिट, वो क्या बोलना चाहिए, ये हमने इन सब का प्रतिनिधित्व किया, इनके लिए इंसाफ मांगा है। अब आते हैं डब्ल्यूटीओ पर। डब्ल्यूटीओ की 2001 में समिट होती है कतर के दोहा में। वहां पर बात ऐसी हुई कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन्होंने ऐसा कहा कि हम बहुत गरीब हैं तो हमको सीधा अमेरिकन आइडल जितवा दो। अमेरिका ये कहा नहीं, तुम बहुत गरीब नहीं हो इसलिए तुमको अमेरिकन आइडल नहीं जितवा सकते। अब इसको समझो बोल क्या रहे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री की मांग ये थी कि देखो अमेरिका और यूरोप में हम जब भी अपना माल एक्सपोर्ट करें तो इन लोगों ने टैक्स कम लगाना चाहिए क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड शुड रिड्यूस द टैक्स बैरियर्स ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो दे दनादन फर्स्ट वर्ल्ड में अमेरिका यूरोप में एक्सपोर्ट हो सके और वहां लोग उसको खरीदें। सेकंडली, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो अमेरिका का माल आएगा तो उसमें हम लोग ज्यादा टैक्स लगाएंगे और हमको वो सब परमिशन होनी चाहिए। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री शुड बी अलाउड टू कीप द ट्रेड बैरियर्स ऑन द इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, मतलब टैक्स भी और दूसरे भी बैरियर जैसे लाइसेंस लगाएंगे लैपटॉप के ऊपर, सब्सिडी देंगे लोकल इंडस्ट्री को, कोटा रखेंगे परचेज का, ऐसा सब हमको करने दो। एंड लास्टली, अमेरिका और यूरोप में भारत और चीन को भर भर के पैसा देना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री शुड गिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ताकि हमारी सब इंडस्ट्री डेवलप हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये सब डेवलप हो सके। अब ये जो चीजें इसको हम कहेंगे दोहा जो कतर में है उसका डेवलपमेंट एजेंडा, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। हस्बैंड वाइफ में फाइट होती है, मान लीजिए एक बार जो 1995 में, फिर वो क्या करेंगे आप जानते हैं, उसको पॉइंट पकड़ के रखेंगे, फिर जितनी भी बाद में झगड़े होंगे वो पुराने पॉइंट पे घूम फिर के आ जाएंगे, देखो उस दिन तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा नहीं बोला था, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद जितनी समिट होगी, क्योंकि हर 2-2 साल पे नॉर्मली समिट होती है, तब समझते हैं ये लोग क्या करेंगे, घूम फिर के उनकी सुई पटक जाएगी कि देखो उस दिन दोहा डेवलपमेंट में ये बात थी, उसको तुम पहले सॉल्व करो फिर आगे बात करें। तो मतलब सपोज नेक्स्ट समिट जो अबू धाबी में होगी 2024 में, अगर अमेरिका ये कहे चलो ई-कॉमर्स की बात करते हैं, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये नहीं, वो नहीं, पहले तुम दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का अपना झगड़ा अभी तक निपटा नहीं, उसकी बात करो, देन वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर कुछ बार झगड़े क्या होंगे, समिट के एंड में हमेशा होते हैं डिक्लेरेशन कि हम ये 20-25 लोग आज मिले थे और हमने ये निर्णय लिए। फॉर एग्जांपल G20 समिट जो दिल्ली में हुआ तो उसके बाद है दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि हम लोग ये क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ेंगे, हम लोग ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर बनाएंगे, हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे। तो डिक्लेरेशन में भी हमेशा ये लोग क्या जिद करेंगे कि ये जो दोहा डेवलपमेंट है उसका एजेंडा की बात करो, नहीं करो, देन दे विल फाइट। कुछ बार ऐसा हुआ कि अर्जेंटीना में समिट होती है बुएनोस आयर्स शहर में, डिक्लेरेशन ही नहीं आया क्योंकि दोनों साइड ने मंजूरी नहीं किया जो बोलना था। तो घूम फिर के जो बात आती है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, वो क्या बोलना चाहता है, वो ये सब झगड़े बोलना चाहता है। अभी द हिंदू में 25,000 बार कॉलम आए तो उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि घूम फिर के यही बात करता है। दिस इज वन थिंग। अब आगे बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सब्सिडी की लड़ाई होती है, फूड सब्सिडी में पीस क्लॉज है, ये सब क्या बोलना चाहता है। मान लीजिए फर्टिलाइजर कंपनी है जो 1000 रुपये में यूरिया या कोई फर्टिलाइजर फार्मर को बेचना चाहता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक बॉर्नविटा, दूध पियोगे हेल्थ बनती है, बॉर्नविटा डाल के पियोगे और हेल्थ बनती है। जमीन में अपने नाइट्रोजन पोटास वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें और ये डालोगे तो और अच्छी फसल होती है। तो सपोज फर्टिलाइजर कंपनी वांट्स टू सेल द फर्टिलाइजर बैग फॉर 1000 रुपये, भारत सरकार ने नहीं, ये तो किसान बहुत गरीब है इसको 500 में बेचो, तो कंपनी कहेगी मेरा तो लॉस हो गया ना, तो गवर्नमेंट कहेगी हम आपको सब्सिडी देंगे। सो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। अब ऐसी एग्रीकल्चर सब्सिडी, अब सोचो अमेरिका के पास बहुत पैसा है, इन द सेंस कि आपको जीडीपी तो अच्छा है, उनका तो टैक्स टू जीडीपी मान लीजिए 80% टैक्स टू जीडीपी या कुछ हो, या फिर उनका एवरी वोटर इज अ टैक्स पेयर। इंडिया में तो ऐसा है कि हार्डली 7% वोटर्स आर पेइंग इनकम टैक्स, अमेरिका में हो सकता है 60% ऑफ द वोटर्स आर पेइंग, तो उनके पास तो पैसा होगा, पैसा ज्यादा है तो वो सब्सिडी ज्यादा दे सकते हैं अपने लोकल फार्मर्स को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, यूरिया खरीदने के लिए, तो उनका माल सस्ता हो जाएगा, वो 5 रुपये पर किलोग्राम में कौन पैदा कर सकता है, इंडिया का फार्मर बेचारा 10 रुपये पर किलोग्राम कौन पैदा करे। तो अगर अमेरिका के सारे सस्ते प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे, अवर फार्मर्स कैन नॉट कम्पीट क्योंकि इंडिया के कस्टमर अमेरिकन सामान खरीद लेंगे। तो यानी एग्रीकल्चर सब्सिडीज विल डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, वो खराब कर देंगे, बाधा खड़ी कर देंगे, बैरियर्स क्रिएट करेंगे। और ऐसा है तो उसे लड़ने के लिए क्या, लेट अस गो बैक टू अवर माइंड मैप जो हैंडआउट में भी दिया है। देखिए यहाँ पर टैक्स लगाने की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या बात हो रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट उनके फार्मर को बहुत सब्सिडी दे रही है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो फूड है खाना पीना, तो उस पे क्या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये कहता है कि हर एक देश ने इतने से ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, एवरी नेशन रिक्वायर्ड टू लिमिट देयर सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर अप टू लेवल। अब अच्छा सब्सिडी पे लिमिट्स है तो उसके कुछ रूल्स होंगे। हर एक एग्रीकल्चर सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। एक है ग्रीन बॉक्स, और ये आप समझो ट्रैफिक सिग्नल जैसा कंसेप्ट है। तो ग्रीन सिग्नल मतलब दे गाड़ी जाने तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर कोई देश फार्मर्स को रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, पेस्ट कंट्रोल, जीव जंतु नाशक दवा वगैरह, एनिमल का वैक्सीनेशन, जैसे वो फुट एंड माउथ डिजीज होता है, फिर वो लंपी स्किन डिजीज हो गया, तो इसके लिए अगर सरकार किसानों को सस्ते में या जीरो प्राइस में मुफ्त में वैक्सीन दे देगी
एनिमल्स के लिए, तो वो सब अलाउड है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड डब्ल्यूटीओ की ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, दे देना लाइक ग्रीन सिग्नल ऑफ ट्रैफिक, जितना देना दे दो। फिर होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, वो क्या है वो हमारे लिए काम का नहीं, वो ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है। अब सोचो ब्लू का मतलब आइस, तो आइसलैंड, स्लोवेनिया ऐसे कुछ ठंडे प्रदेश है, वहां पर फिशरी या कुछ एक्सवाइजेड इशू के चलते उनको उसकी परमिशन है, दिस इज अलाउड। वो क्या एग्जैक्ट मामला में समझने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो देयर आर सम ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और ब्लू है आइस का कलर, तो आइसलैंड, स्लोवेनिया ऐसे सब देशों के लिए कुछ है, सिर्फ गिने चुने देशों के लिए है। तीसरा एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, देखिए एम्बर ऐसा कलर है कि वो रेड और ऑरेंज के बीच का है, तो अगर हम कहें चलो ऑरेंज ही है, तो ट्रैफिक में ऑरेंज सिग्नल का क्या मतलब है कि दाएं बाएं देखो फिर आगे चलो, जस्ट लुक हाउ द ट्रैफिक इज एंड देन यू गो, मतलब कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लिमिट्स है उस पे, टोटल बैन नहीं है। रेड सिग्नल होता है तो हम कहते हैं बैन है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये ऑरेंज सिग्नल है मतलब बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल, जो सरकार फार्मर को फर्टिलाइजर खरीदने के लिए सब्सिडी दे, मुफ्त में बिजली दे दे, सस्ते में डीजल दे दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से अनाज खरीद ले, मान लीजिए मार्केट में माल चल रहा 1000 रुपए का वेट और गवर्नमेंट परचेज कर ले 1400 पे, तो 400 रुपए एक प्रकार से किसान को सब्सिडी गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है वो हम लोग पिलर 4 ए एग्रीकल्चर में और समझेंगे। अब ऐसी जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, एमएसपी, तो फार्मर को ज्यादा दोगे तो वो तो ज्यादा अनाज पैदा कर देगा, पहले 100 किलो पैदा करता था, ऐसी सस्ता सस्ता रॉ मटेरियल उसको फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी में वो तो 200 किलो बना देगा, तो उस हिसाब से प्राइस सस्ता हो जाएगा, तो इंटरनेशनल कंपटीशन में तकलीफ होती है। इसलिए डब्ल्यूटीओ का कहना है कि ये जो ऐसी सब्सिडी उसको हम कहेंगे एम्बर बॉक्स सब्सिडी, दे आर डिसरप्टिव इन नेचर, इसको हम बैन नहीं कर रहे हैं, पर इसको हम लिमिट कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि ट्रैफिक सिग्नल पे ऑरेंज सिग्नल लिमिट कर रहा है, वो टोटल ट्रैफिक बैन नहीं कर रहा है, यानी एक हद से ज्यादा नहीं दे सकते, यहाँ पर कुछ लिमिट्स है। तो वो लिमिट्स क्या है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, उसके जो लिमिट्स है उधर से झगड़ा चालू होता है। तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब कितना सब्सिडी, 100 करोड़, 500 करोड़, क्या लिमिट है। डब्ल्यूटीओ आपके देश को सवाल पूछेगा कि देखो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है, मान लीजिए 1985 में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है, अमेरिका का $100 बिलियन है, डब्ल्यूटीओ का तुम तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, तुम तो बहुत अमीर हो, इसलिए तुम अपने इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर जीडीपी का 5% से ज्यादा अमाउंट सब्सिडी में नहीं दे सकते। तो $100 बिलियन का 5% 5 बिलियन, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो टैक्स पेयर से पैसा लिया उसमें से मैक्सिमम $5 बिलियन ही अपने फार्मर्स को एम्बर बॉक्स सब्सिडी में दे सकता है, मतलब फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। इधर खिचड़ी मत करो, ग्रीन बॉक्स मतलब अगर एनिमल वैक्सीन का होता और उधर वो $25 बिलियन भी दे देता तो वो अलाउड है, क्योंकि वो ग्रीन बॉक्स में, हम बात करें एम्बर बॉक्स की, मतलब जो ऑरेंज जैसा दिखता है। तो ओके, अमेरिकन गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, नॉट मोर देन 5% ऑफ योर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उतनी अमाउंट की आप सब्सिडी दे सकते हो एम्बर बॉक्स में। फिर वहीं इंडिया के पास, मान लीजिए आपका 1985 में क्या प्रोडक्शन है, हम कहेंगे $10 बिलियन, क्योंकि स्वाभाविक है अमेरिका से तो कम ही होगा, क्योंकि 85 का जमाना याद करो ना, उतने अच्छे ट्रैक्टर होंगे ना, उतने फर्टिलाइजर, ना उतनी अच्छी सीड क्वालिटी, हाइब्रिड वैरायटी, जीएम क्रॉप्स कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, जो भी प्रोडक्शन। अब डब्ल्यूटीओ का नहीं, तुम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, तुम तो डेवलपिंग कंट्री हो, तो तुमको हम थोड़ा लिबरल रखते हैं कि एक तरफ जो अमेरिका को हमने बोला कि नॉट मोर देन 5%, हम आपको बोलते हैं नॉट मोर देन 10%, तुमको ज्यादा छूट है। तो यानी तुम्हारी एक साल की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसका 10% निकालो, तो 10 बिलियन का 10% क्या होगा, 1 बिलियन। हाँ, तो तुम टैक्स पेयर से जो पैसा कलेक्ट किया उसमें से $1 बिलियन की एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे सकते हो, उससे ज्यादा मत देना। आप कहें ये तो मतलब फेयर बात है, न्यायोचित है कि अमीर लोग है उस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है और जो गरीब है उसको थोड़ा लिबरल रखा है, पर आप समझो इट इज नॉट फेयर इन रियलिटी, क्योंकि हमारा 10% उनके 5% से छोटा है। उनका 5% है $5 बिलियन, हमारा 10% है $1 बिलियन, तो वो तो फिर भी बड़ी ही है ना, वो तो ज्यादा ही सब्सिडी अभी भी दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कहना है कि देखो अमेरिका का 10% हमारे 5% से, तो माफ कीजिए हमारा 10%, इंडिया का 10% सब्सिडी वो अमेरिका की 5% सब्सिडी से एब्सोल्यूट नंबर में तो छोटी, और हम तो हमारे गरीब फार्मर्स को बहुत सब्सिडी देना चाहते हैं, मतलब ये रूल्स ठीक नहीं है। ये 10% नहीं, इसको मान लीजिए 25 कर दो, 30 कर दो, तो कुछ मजा आए, या फिर क्या आप अमेरिका को बोलो कि उनका 5 नहीं, उनका सिर्फ 1% ही रखो, ऐसा कुछ करो, देन इट विल बी अ फेयर सिस्टम। पर अभी तो वो सब नहीं है, अभी तो जो रूल्स हैं वो ये है। प्रश्न, अगर ये रूल्स को किसी ने वायलेट किया तो क्या सजा होगी, क्या सजा होगी। मान लीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट 5% की जगह 15% सब्सिडी दे दे अपने फार्मर्स को एम्बर बॉक्स कैटेगरी में, तो इंडिया मतलब क्या उखाड़ सकता है अमेरिका का, दैट इज द क्वेश्चन। दो चीजें हो सकती है, पहला कि बाकी देश डब्ल्यूटीओ में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हम जाके अमेरिका के खिलाफ एफआईआर लगा दें डब्ल्यूटीओ में, और दूसरा कि हम चाहें तो अमेरिका के माल पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या था, कस्टम्स ड्यूटी लगेगी और सीवीडी भी लगेगी। लेट मी गो बैक एंड शो यू व्हाट वाज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखिए, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड का जो हेयर ऑयल है वो 60 रुपये का ही है, और उसका ये कारण हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट कोकोनट का जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, इसलिए उनका सब कोकोनट प्रोडक्शन बहुत बड़ा है और माल बहुत सस्ता है, और वो इंडिया में भेज रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने सब्सिडी के रूल्स वायलेट किए, तो भी हम जस्टिफाई हो जाएंगे कि हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज करेंगे, तो मतलब कस्टम ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट पे, करेक्ट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी, या सरचार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो अगर अमेरिका रूल्स को वायलेट करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर ऐसा एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। ऑलराइट, तो इफ एनी गवर्नमेंट वायलेट दिस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सब टॉपिक एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तो सजा क्या है, पहला बाकी देश ऐसे देश के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, और दूसरा बाकी देश डब्ल्यूटीओ में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और दोनों ही कर सकते हैं कि एफआईआर भी करेंगे और पिटाई भी करेंगे। अपन इंडिया की ऑपोजिशन क्या है कि इनका 5% हमारे 10% से बड़ा है, तो हम क्या एफआईआर करें, वो तो इतना भी देगा तो भी उसका माल सस्ता होगा, वी कैन नॉट कम्पीट विद ऑल दिस। तो ये आपके हैंडआउट में सब माइंड बना के दिया, उसको देखना। अब प्रश्न ऐसा, ये तो चलते रहा, वी ऑलवेज केप्ट सेइंग कि दिस सिस्टम नीड्स टू बी रिफॉर्म, पर ये डब्ल्यूटीओ वाले मान नहीं रहे थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन। असहकार आंदोलन ऐसा हुआ कि 2013 में डब्ल्यूटीओ की इंडोनेशिया के बाली शहर में समिट होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अब तुम नया कोई भी एग्रीमेंट लेके आओ, हम साइन नहीं करेंगे जब तक तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं करते, मतलब एक बात का हमारा ये नॉन कोऑपरेशन है। तो फिर डब्ल्यूटीओ अपने घुटनों पे आ गया, नहीं ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ ने ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें हम लोग एक पीस क्लॉज ऐड करते हैं। पीस फायर आप समझते हैं, युद्ध विराम। तो यहाँ पीस क्लॉज का क्या मतलब है कि टेम्पररी हम आपको इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर टेम्पररी इम्यूनिटी देते हैं भारत को और बाकी जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, कि तुम दे दनादन अपने किसानों को फूड सब्सिडी देते रहो, हम मतलब डब्ल्यूटीओ आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे, ना कोई एफआईआर दर्ज करेंगे, कुछ नहीं, दे दनादन तुम करो। सो दैट इज पीस क्लॉज, इट गिव्स टेम्पररी इम्यूनिटी टू इंडिया एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कि आप अपनी फूड सब्सिडी चालू रखो, भले एम्बर बॉक्स का हो तो भी चालू रखो, हम मतलब डब्ल्यूटीओ अगर अमेरिका आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आएगा तो हम उसको भगा देंगे, नहीं लिखेंगे। दैट इज पीस क्लॉज। और कहा गया ये टेम्पररी है, इसका मतलब क्या, सम डे सपोज आफ्टर 2 ईयर 5 ईयर कभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व इसमें आप क्या समझो क्या हो सकता है सॉल्यूशन, कि जो अमेरिका को 5% लिमिट है उसको कम 1% और इंडिया को बढ़ा के कि अच्छा तुम अपने एग्रीकल्चर जीडीपी का 25% सब्सिडी, ऐसा कुछ हम करेंगे, वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। पर अभी तो नहीं है, तो अभी टेम्पररी सॉल्यूशन है कि वी विल नॉट फाइल एफआईआर अगेंस्ट इंडिया। सेपरेटली एक और चीज है, सोशल एंड डेवलपमेंट सब्सिडीज।
सोशल सामाजिक और डेवलपमेंट सब्जेक्ट क्या, गरीबों को सस्ते में या मुफ्त में ना दे दो, उनके प्रधानमंत्री आवास योजना है, हेल्थ केयर के लिए क्या था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन के लिए वो सब सर्व शिक्षा अभियान वगैरह स्कीम हम देखेंगे। तो ये तो बहुत कुछ है। क्या डब्ल्यूटीओ इन सब सब्सिडी को अलाउ करता है? जवाब है हाँ, पर टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे कि एग्रीमेंट को वायलेट ना हो जाए, एग्रीकल्चर की जो एम्बर बॉक्स वगैरह के रूल्स रेगुलेशन उसको मानना है। तो हमने देखा डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट और मेन डिस्प्यूट जो थी फूड सब्सिडी की, जो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, टेम्पररी है कि अभी हम आपको एफआईआर नहीं लिखेंगे, दैट इज टेम्पर, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो 2013 डब्ल्यूटीओ की समिट इंडोनेशिया के बाली में हुई, उसमें डब्ल्यूटीओ ने मानी इंडिया की बात और हमें सब टेम्पररी इम्यूनिटी दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि अब हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो फिर एक एग्रीमेंट बनता है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या है? जब भी कोई बिजनेसमैन ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कस्टम्स ऑफिसर का क्लियरेंस लेना पड़े। तो अभी मान लीजिए कस्टम ऑफिसर का क्लियरेंस ऐसी सिस्टम हो, कब आएगा, कब ऑफिस खुलेगा, कब आपका सर्टिफिकेट पे साइन हो, कोई भगवान मालिक। उसको हम रिफॉर्म करके ऐसा कर दें कि सब ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो, आपके साथ सभ्यता से पेश आए, सिलाई बीएसआई गुड का मुंह से तू की बात करे बाबा, दैट थिंग। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। इट रिक्वायर्स कि हर एक देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ये सब क्लियरेंस का ऑनलाइन होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए किसी को, ये बात है। तो हमने इस एग्रीमेंट पे साइन किया 2013 में। पर हालांकि इंडिया में इंप्लीमेंट जब होता है, इफेक्टिव बनता है 2017 से। इंडिया में इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए नेशनल लेवल की कमिटी है और उसका बॉस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो एक आईएएस ऑफिसर है। एक बार यूपीएससी ने पीवाई में पूछा था, इसलिए हमें जाना, अदरवाइज नॉट ग्रेटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो ये पुरानी चीज है, आउटडेटेड। उसके बाद और भी चीजें हैं, पर एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट, देन वी मूव फॉरवर्ड। ब्रेक फॉर 5 मिनट। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले टाइम वोटिंग लाइन कैन हियर मी देख सकते हैं सब्जेक्ट रूपल्स में अमित सत्यजीत हर्ष नुफान निकिता मनु नवनीत अनंत आंसर जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग बात कर रहे थे डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स की। 2015 में डब्ल्यूटीओ की नैरोबी समिट में एक चीज आती है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब ये तो इतना पुराना टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो शाश्वत है, पीस क्लॉज इन द फूड सब्सिडी, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। तो इसलिए कंसेप्ट समझ लें। मान लीजिए डब्ल्यूटीओ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और अमेरिका को कहे अब से तुम लोग अपने फार्मर्स को 0% सब्सिडी दे देना, तो भी आप समझो ऋतिक रोशन कितनी भी कसरत कर ले, वो आर्नोल्ड जैसी बॉडी कभी नहीं बना सकता, क्योंकि वो समझो उसकी चीज अलग है। सो इवन इफ ऑल द सब्सिडीज आर रिमूव्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है उनके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमेशा सस्ते होंगे। कि इंडिया में मान लीजिए 15 रुपये में हम कोई चीज बना सकते हो, वो 5 रुपये में बना देगा, क्योंकि उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, मशीन है, अच्छे सीड्स हैं वगैरह। तो अमेरिका सारी सब्सिडी खत्म कर दे तो भी हम उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए उधर से 100 किलो आना जाता है, वी में अलाउ, 500 किलो आना जाता है, वी में अलाउ, फिर 1000 किलो आना जाता है, फिर हमें लगने इतना सारा आएगा तो इंडिया के फार्मर का कोई माल खरीदेगा जी। तो अगर अमेरिका से भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्स लगा सके, ऐसा होना चाहिए। इफ देयर इज अ सर्ज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, देन थर्ड वर्ल्ड कंट्री शुड बी अलाउड टू इंपोज एडिशनल टैक्स ऑन देम। किस पे? ये अमेरिकन या फर्स्ट वर्ल्ड कि नॉर्मल कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, एक्स्ट्रा काउंटर ड्यूटी वगैरह लगती है, ऐसा कुछ हम कर सके। इस चीज को कहेंगे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द लोकल फार्मर्स। अचानक से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया एग्रीकल्चर की फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो हम उस पर ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं भारत के किसानों को बचाने के लिए। दैट इज कॉल्ड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, एसएसएम।
1996 में डब्ल्यूटीओ ने एक एग्रीमेंट किया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट मतलब आईटीए। उसमें ऐसा बात था कि करीब 200 आईटी प्रोडक्ट जैसे माउस, प्रिंटर वगैरह उस पे 0% टैक्स, उस पे कोई कस्टम ड्यूटी ना लगे। लेकिन एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट था, मतलब सभी मेंबर्स ने साइन नहीं किया। इंडिया ने कभी साइन किया, फिर एग्जिट किया वगैरह, वो मेंस में हम समझेंगे। तो ये भी एक चीज़ कभी-कभी चर्चा में रखती है, दैट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। हाँ, तो कुल मिलाकर 2013 में समिट हुई इंडोनेशिया के बाली में, उसमें फूड सब्सिडी पे पीस क्लॉज आया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आया। फिर 2015 में केन्या के नैरोबी में हुई तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म आया। फिर 2017 में अर्जेंटीना की बुएनोस एयर्स में आई, वो फ्लॉप रही। मैंने आपको बताया वो डिक्लेरेशन ही साइन नहीं कर पाए, बहुत उन्होंने खींचतान की। वही सब दुआ डेवलपमेंट एजेंडा, बहुत गरीबी हमको अमेरिका ने बनाना, वो सब चला। उसके बाद 2020 में होनी थी अस्थाना या नूर सुल्तान जो कजाकिस्तान या कहीं होगा, अपन कोरोना में कैंसिल हुई। फिर 2021 में जिनीवा में होनी थी, अपन वापस ओमिक्रॉन का या सेकंड लहर आ गया कोरोना का, तो कैंसिल। फिर 2022 में हुई। फिर 2024 में अबू धाबी आई थिंक यूएई में होगी। तो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है कि 2022 की जो समिट हुई जिनेवा 2022, उसमें क्या डिसीजन लिए गए, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले एक चीज समझनी, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। रशिया की कोई लैब ने कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन को इन्वेंट किया है, यानी कि उनके पास उसका पेटेंट है, ओनली दे कैन मैन्युफैक्चर, या फिर कि वो जिसको परमिशन दे ओनली दैट कंपनी कैन मैन्युफैक्चर। तो रशिया की उस कंपनी या लैब ने इंडिया की कंपनी डॉक्टर रेड्डी को परमिट किया कि ओके तुम भी दे देना, ये स्पुतनिक वैक्सीन बनाना, उसका ये फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट हम आपको देते हैं। प्रश्न अपन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप समझो अगर ये स्पुतनिक वैक्सीन का एक डोज 600 रुपये का है, उसमें कोई लाइसेंसिंग या रॉयल्टी फ्री होगी कि उसमें से 60 रुपये फॉर एवरी डोज सोल्ड, डॉक्टर रेड्डी इंडियन कंपनी ने रशियन लैब को 60 रुपये रॉयल्टी या कुछ देना पड़ेगा। तो ये सब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इससे तकलीफ क्या होगी? तकलीफ ये होगी कि सोचो अगर ये रॉयल्टी नहीं होती तो हमें मतलब इंडियन पेशेंट को यही चीज कितना 540 रुपीज में मिल जाती। 600 क्यों है? क्योंकि डॉक्टर रेड्डी सोचते थे भाई 60 तो मुझे उसको देना है, तो मैं इतना भाव रखता हूं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया, अफ्रीका वगैरह, वो कोरोना तब से बोल रहे थे कि डियर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जिसमें आता है पेटेंट्स, उस पे आप वेवर यानी माफी दे दो कि ऐसा सब फ्री नहीं होना चाहिए, आप सीधे हमको ब्लूप्रिंट या फॉर्मूला दिलवा दो, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर और सबका हम दे देना प्रोड्यूस करें, और हमने उसमें कोई रॉयल्टी या पेटेंट फी ना देनी पड़े। पर स्वाभाविक है अमेरिकन बिजनेसमैन की लॉबी का बहुत प्रेशर होगा, तो फिर अमेरिका यूरोप वो सब अपोज करते थे। बट अल्टीमेटली 2022 की जो जिनेवा समिट हुई तब बोला गया पेटेंट वेवर, मतलब अब से कोरोना की ऐसी जो भी वैक्सीन है वो बाकी कंपनियां भी बना सके और उन्हें पेरेंट जो इन्वेंटर था उसको पैसा नहीं देना पड़े, ऐसी टेम्पररी वेवर मिली है फॉर 5 ईयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर। मतलब ऐसा कि जॉनसन एंड जॉनसन या फाइजर हमें ना भी परमिट करे तो भी हम दे देना उसे प्रोड्यूस कर सके। इट इज अलाउड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री दे देना वो कोरोना वैक्सीन और मेडिसिन बना सके। मेरे ख्याल से इट इज टू लिटिल टू लेट, क्योंकि आप समझो 2022 तक तो जिसको वैक्सीन लेना था देना था सब तो निपट चुके ना, अभी ये सब करो तो उसका क्या मतलब है? घोड़े भागे अभी तबीले लगाने की लोग बात करें। खैर ये जिनेवा समिट का आउटकम था, याद रखना है 5 ईयर्स के लिए कोरोना वैक्सीन मेडिसिन का पेटेंट वेवर दिया गया है। दूसरा इसी जिनेवा 2022 समिट में देखिए मूवीज जैसे नेटफ्लिक्स, म्यूजिक जैसे स्पॉटिफाई, वीडियो गेम जैसे पबजी, ई बुक्स जैसे किंडल, तो ये सब क्या हुआ, सर्विसेज हैं या डिजिटल गुड्स हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, और ये कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से उसके मेन सर्वर में सब डेटा वीडियो गेम या म्यूजिक और वो हम देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों पे कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी अप टू 2024 मार्च, ऐसा एक और डिसीजन लिया गया। ऑफ कोर्स इनका जो प्रॉफिट वगैरह होता है उस पे तो कंपनियों के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स, और ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप याद करो इक्विलाइजेशन लीवाई लगेगी, तो वो तो सब लगेगा, पर आप समझो वो सब डायरेक्ट टैक्स की बात हम कर रहे हैं। इक्विलाइजेशन लीवाई या गूगल टैक्स क्या था हमने पढ़ा था 2 हफ्ते पहले, वो पिलर 2A1 में। यहाँ पर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, कस्टम ड्यूटी विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फिर ये लेटेस्ट जिनेवा समिट ऑफ डब्ल्यूटीओ ने फिशरी सब्सिडी पे कुछ बात करी। पहले समझते फिशरी सब्सिडी है क्या? हम लोग पिलर 4A एग्रीकल्चर में समझेंगे एक योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वो ऐसा है कि फिशरमैन को एक नया बोट खरीदना है और उसके लिए वो एसबीआई से लोन ले जिसपे सपोज 14% इंटरेस्ट हो, तो गवर्नमेंट एसबीआई को 4% सब्सिडी दे, ऐसी कोई बात हो तो लोन इंटरेस्ट सब्सिडी, तो ये क्या हो, फिशरी सब्सिडी। उसी तरह ये जो बोट है वो लोग एलआईसी या जनरल इंश्योरेंस या कुछ ले लें कि मेरी बोट डूब जाए तो मुझे पैसा मिले। आपको एलआईसी ऐसा नहीं देगा क्योंकि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है, जनरल इंश्योरेंस की अलग कंपनी है, अपन ये आप आसानी से विजुलाइज कर सके इसलिए मैं एलआईसी बोल। तो मान लीजिए एलआईसी चार्ज करेगी 10,000 रुपये फीस लगेगी, गवर्नमेंट के 5,000 हम दे देंगे, तो ये सब काम होते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिशरी सब्सिडीज। अब फिशरी सब्सिडी जितनी ज्यादा दी जाएगी तो फिशरमैन तो दिन पूरा दिन समंदर में ही रहेंगे, बाहर ही नहीं आएंगे और सारी मछली वो कैप्चर कर लेंगे। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ की लेटेस्ट जिनेवा समिट में डिसीजन आया, एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। वैसा बोलता है कि अलग अलग देशों को कि तुम सब्सिडी थोड़ी कम करो और कुछ सब्सिडी बंद कर दो। इलीगल अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड सब्सिडी, फिशिंग ऑफ ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड स्टॉक। अब मछली की भी अलग अलग प्रजाति हो, मान लीजिए कोई प्रजाति हो ए, वो ऑलरेडी मतलब उसके 200 मछली बची और तुम भी फिर भी सब्सिडी देते हो कि मछली पकड़ते रहो, तो वो नहीं चलेगा। फिशिंग ऑन अनरेगुलेटेड हाई सीज, मान लीजिए चाइना अपने टेरिटोरियल वाटर या उसमें जो होते हैं अलग अलग वो ईजेड और ईपीजेड जो भी वो ज्योग्राफी में आप समझना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है वगैरह, वहां तक वो कर ले तो बराबर है। फिर वो जाके इंडियन ओशन में भी और अंदर अंदर जाके सब करे तो वो सब अनरेगुलेटेड हाई सी है, उधर ज्यादा फिशिंग के लिए चाइनीज गवर्नमेंट फिशिंग बोट को डीजल सब्सिडी दे, वो सब ठीक नहीं होगा। तो ऐसी जो सब सब्सिडी है उसको बंद करो, ऐसा डब्ल्यूटीओ ने बोला है। अब ये जो 3 अलग अलग टाइप है उसके भी अलग मतलब होते हैं, पर वो हम इंटरनल डिफरेंस समझने नहीं बैठे। तो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, तो उसने क्या बोला, ये सब सब्सिडी बंद करो। इंडिया का क्या कहना है कि देखो यूरोपियन यूनियन, जापान, ये तो सब हर साल $2,000 मिलियन से ज्यादा ऐसी सब्सिडी देते हैं, हम तो मुश्किल से उसका 10th टाइम ही दे, 1/10 टाइम ही दे, 10वां भाग ही देते हैं, हार्डली 277 मिलियन। तो आप सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, जापान और चाइना पे एक्शन लो कि तुम बंद करो। हमारे इंडियन फिशरमैन तो बहुत गरीब है, तो हमें ये सब डेडलाइन में छूट दे दो कि सपोज जापान और यूरोप को बोला तुम 2024 से सब्सिडी स्टॉप करो, हमको आप बोलो 2030 से स्टॉप। ऐसी हमारी यहाँ पर स्टैंड है ऑन दिस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। तो हमने समझे डब्ल्यूटीओ के बैरियर्स एंड सब्सिडी, मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट समिट्स। उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे, फिर जो बचता है वो कल देखेंगे, कल सुबह की क्लास है। ग्रेविटी मॉडल, वो सब आप साइंस में समझना। सपोज 2 चीजें अर्थ है और मून है, तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसमें वो आप साइंस में देखना कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो छोटे वाले को ज्यादा अटैक करेगा, मतलब सपोज मून आपको अटैक करे उसका सपोज 1 पॉइंट हो, पर हम उसको सामने 2 पॉइंट से अटैक करें। हैवी ऑब्जेक्ट मींस मोर ग्रेविटेशनल पुल। अब उसी लॉजिक पे आप सोचो इकोनॉमी की साइज, मतलब जीडीपी एक साल में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, जितना बड़ा देश है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, कंपेयर टू नेपाल भूटान का कितना होगा, छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि उनका जीडीपी कम है तो उस हिसाब से लोगों की इनकम भी कम होगी, तो वो क्या ही खरीदते और बेचते हो। अभी सोचो 2 देश के बारे में सोचो, श्रीलंका है और भूटान है। तो श्रीलंका का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में कितना प्रोड्यूस करता है, तो भूटान से तो भाई ज्यादा ही प्रोड्यूस करता है। तो अब इंडिया, समझो कि इंडिया मून है,
और ये अर्थ है, और ये अब जो भी छोटी चीज मुझे सब नहीं आता, जो भी उससे वीनस या कोई ग्रह है छोटा पर, तो स्वाभाविक है जिसका साइज बड़ा है वो ज्यादा अटैक करेगा। तो इंडिया से श्रीलंका की तरफ जो बिजनेस जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो हो सकता है $30 बिलियन का, और इंडिया का भूटान की तरफ जो जाएगा वो हो सकता है सिर्फ $10 बिलियन का, क्योंकि आप समझो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स से इंडिया को पुल कर रहे हैं, पर क्योंकि श्रीलंका का साइज बड़ा है तो उसका ग्रेविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा खींच लेगा आपको। सो श्रीलंका विल अट्रैक्ट मोर ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कंपेयर टू भूटान। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल, पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण मॉडल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरी बात, मान लीजिए यूरेनस और नेपच्यून की साइज एक समान हो, आपको अलग है पर मान लो एक समान हो कि ये भी 10 मीटर का हो, ये भी 10 मीटर का, तो वो अर्थ को कितना अटैक करेंगे? तो भाई वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, जो करीब है वो ज्यादा करेगा, जो दूर है वो कम अटैक करेगा। तो समझो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है उस तरह से ग्रेविटेशनल पुल आपका कम होता है। तो मतलब मार्स अर्थ को ज्यादा अटैक करेगा, नेपच्यून अर्थ को कम अटैक करेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। मोर डिस्टेंस मींस दैट प्लैनेट विल हैव लेस ग्रेविटेशनल पुल। उसी तरह पे सोचो मैक्सिको, मान लीजिए श्रीलंका और मैक्सिको का जीडीपी सेम हो, कि उसका भी साइज मान लीजिए जीडीपी जितना पैदा करता है $100 बिलियन का, और श्रीलंका भी मान लीजिए $100 बिलियन का पैदा करता है, या चलिए श्रीलंका तो उसके तो मान लीजिए चलें, दैट इज नॉट राइट एग्जांपल। मैक्सिको का जितना जीडीपी हो, मान लीजिए साउथ अफ्रीका का उतना जीडीपी हो, तो कौन सा देश इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अटैक करेगा? विजुलाइज करो। मैक्सिको भी इंडिया को अटैक करेगा, साउथ अफ्रीका भी, पर डिस्टेंस के हिसाब से साउथ अफ्रीका हमसे करीब है, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ हो सकता है $80 बिलियन का, और मैक्सिको के साथ हो सकता है $50 बिलियन का, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप समझो उस हिसाब से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो उसको जब ऐड करेंगे तो हम सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका से कनेक्टिविटी बेटर कंपेयर टू मैक्सिको। तो यानी मोर डिस्टेंस मींस लेस ट्रेड, या हम कहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने दूर जाओगे कम धंधा होगा, करीब जाओगे ज्यादा धंधा है। व्यापार बढ़ेगा तो अंतर बढ़ेगा, तो व्यापार कम होगा। तो ये भी कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल, पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण मॉडल का प्रिंसिपल है। हाँ, तो याद रखना है कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल के क्या फैक्टर है। पहला, साइज ऑफ इकोनॉमी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका जीडीपी बढ़ेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। डिस्टेंस के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड उस देश के साथ कम हो जाएगा। अब उसमें दूसरे कुछ इकोनॉमिस्ट ने और रिसर्च किया कि भाई ये दो के अलावा और भी फैक्टर है, जैसे एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, कस्टमर की क्या इनकम है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता की स्किल सेट क्या है, क्योंकि स्वाभाविक ये सबसे तय होगा आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, सामने वाला उस पे कितना टैक्स है, सामने वाले देश में खरीदने वाले लोगों की कैपेसिटी भी है कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो दोस थिंग्स विल आल्सो मेक डिफरेंस। आपने जिम ज्वाइन किया, आपका इतना वेट है, फिर आपको सब डेली एक्सरसाइज करोगे तो यू विल गेट अ टीम बेस्ट टाइम, तो क्या ये डे 1 से हो जाएगा? जावे नहीं, इसमें भी टाइम है, 3 महीने 6 महीने कुछ तो टाइम लगेगा। सिमिलरली जब हम कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, कि सपोज ऑस्ट्रेलिया इंडिया के शूज पे 0% टैक्स लगाएगा, तो आपको लगता है डे 1 से इंडिया के शूज मतलब दे दनादन एक्सपोर्ट हो जाएंगे? उसमें भी टाइम लगेगा। शुरुआत में फर्स्ट कंसाइनमेंट जाएगा, कुछ ऑस्ट्रेलियन लोग उसको खरीदेंगे, उनको मजा आएगा, वो पॉजिटिव रिव्यू देंगे, फिर वो जो भी उनका क्रिसमस आएगा तो अपनी फैमिली के लिए और मैं इंडियन शूज खरीदता हूँ, फिर और ऑर्डर आएगा, फिर और बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि देखो भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हो तो कोई डे 1 से सब कुछ आपका बेस्ट नहीं हो जाएगा। भले आपके देश की जीडीपी ग्रेटेस्ट हो, भले सामने वाले देश से आपका डिस्टेंस एकदम लोएस्ट हो, तो भी कोई डे 1 से आपके ट्रेड इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। कौन से? एक्सचेंज रेट, कस्टमर की इनकम, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, मैन पावर। फॉर एग्जांपल वापस मैं शूज की बात करूं, इंडिया से हम ऑस्ट्रेलिया शूज एक्सपोर्ट करें, ऑस्ट्रेलिया वाला बोले 0% टैक्स, पर फिर भी हो सकता है कि हमने जो शूज बनाए वो ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर को पसंद ही नहीं आए, उनको कोई अलग ही डिजाइन और कुशन और कंफर्टेबल मांगता हो। तो अगर हमारे पास ऐसे स्किल इंजीनियर्स हैं जिनको वो सब बनाना आता होगा, मशीनरी में वो सब पूरे सेट करके ऐसा स्पेशल जाके फॉर्म बनाए, देन इट विल इंप्रूव ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक बात है। इसके बाद के जो टॉपिक होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसमें भी जो बड़े-बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स और समिट्स हुए उनके बारे में समझना है, वो सब हम लोग करेंगे कल, क्योंकि जो ये सेकंड पिलर है उसके अंदर इनफ टाइम इज अवेलेबल। सेकंड में पिलर 3C, तो इसको हम कल निपटाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। आपको जितना भी पढ़ा था समझो 50 में से मेरे ख्याल से 20 पेज तो खत्म हो गए होंगे, तो इसको आप निपटा दो, ताकि बाकी का जो वेकेशन है दिवाली का उसमें बाकी भी बैकलॉग कंप्लीट कर सकूं। सुकून से किया जाए काम तो सोचो, यू कैन डू मेनी थिंग्स। सुबह मान के चलो ठीक है मैं 7-8 बजे उठूंगा, 9:30 से पढ़ाई चालू करूंगा और रात को 10 बजे तक पढ़ाई करूँ, या बीच में जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस्टिवल एंजॉय वो भी करूंगा, बट देन ऑल्सो पूरा दिन आपके पास काफी टाइम अवेलेबल है। फिर वापस जो भी कॉलेज चालू हो गए, ऑफिस चालू हो गए, अगेन सेम टाइप ऑफ हेडेक्स, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द बैकलॉग्स। तो अभी आप उसको निपटाइए। सो आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग, कल भी सुबह ही मिलना है भाई, सी यू टुमारो मॉर्निंग, सुबह 10 बजे मिलते हैं।